कैसे हैं शुभम जी? आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? It was an arranged marriage. बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आपकी लव मैरिज है। I know it looks like that and I'm so happy कि लोगों को ये लव मैरिज लगती है. अच्छा, सबसे अच्छी चीजें अगर मैं बोलूं कि 3 शब्दों में उनको डिस्क्राइब करना है आपको, तो वो क्या चीजें हैं? Full of life. भगवान ना करे अगर ये दर्द मेरी जिंदगी में हमेशा लिखा है, हर जन्म लिखा है, मैं इस दर्द को झेलने के लिए राजी हूँ अगर मुझे शुभम मिल रहा है. कैसा लगता है जब सामने से ये चीजें सुनने में आती हैं? आपका कश्मीर जाने का प्लान कैसे बना था? किसने प्लान बनाया था कि हम कश्मीर चलते हैं, ट्रिप बनाते हैं, वहां घूमेंगे जाके? ये किसकी प्लानिंग थी? It was पूरी फैमिली का डिस्कशन. कैसे यहाँ से गए? कानपुर से कैसे आप कश्मीर गए? हमारा बाई ट्रेन दिल्ली, फिर दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी श्रीनगर की डायरेक्ट. ये कहते हैं ना विधि का विधान नहीं बदला. ऊपर वाला अलग से चीजें चला रहा होता है ना, तब आपकी उसमें पकड़ ही नहीं होती है. अगर हम वहाँ 15 मिनट पहले निकल गए होते या आधे घंटे बाद पहुंचते या ऑन द वे होते, तो ये घटना ही नहीं घटित होती. हमारे साथ घटती ही नहीं. क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से सेक्युलरिज्म, लेफ्टिस्ट, कम्युनलिस्ट ये बढ़ रहा है ना, वो खोखला कर रहा है हमें अंदर से. तो हमने ये नोटिस नहीं किया कि वहाँ ना पुलिस है, ना आर्मी है, ना एक हवलदार है, ना सिक्योरिटी गार्ड है. मतलब वहाँ पे आप ऊपर गए हो, कश्मीर जैसे इलाके में कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. उस बंदे ने बंदूक रखी और उसने सीधे पूछा हिंदू हो या मुसलमान. ये पूछा आपसे हिंदू और मुसलमान हिंदू के हो बारे या में? मुसलमान. फिर उसने दोबारा पूछा हिंदू हो मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो. कि उसने जैसे सुना हिंदू, उसने मार दी गोली. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है. ऐसी ही कहानी के साथ आज मैं आपको लेके आई हूँ. हमारे साथ हैं ऐशान्या शुभम द्विवेदी जी. तो ऐशान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऐशान्या जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी शुभम जी के बारे में. कैसे हैं शुभम जी? एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कैसे हैं शुभम जी से शुरू किया. दैट्स वेरी स्वीट. क्योंकि मैं खुद भी थे या पास्ट टेंस में उसकी बात नहीं कर पाती हूँ. मेरे लिए भी प्रेजेंट टेंस ही है करके ही बात करती हूँ. वेरी स्वीट दैट यू सेड लाइक दैट. शुभम इज जेम ऑफ अ पर्सन. मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना स्वीट इंसान देखा ही नहीं जिसने डे 1 से मुझे, मतलब ही वॉज in love with me since the day he saw me. उसने खुद बोला था कि जब तुम गेट खोल के अंदर आई ना कैफे में मुझसे मिलने, I was in love with you. And that's the most beautiful thing anybody says to a girl कि I saw you and I was in love with you. And शुभम देखते ही प्यार हो गया. देखते ही प्यार हो गया जी. उसके बाद मेरे परिवार को अपना परिवार बना लेना, मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप बना लेना, मेरी बहन को जैसे मैं अपनी छोटी बहन को अपने बच्चे की तरीके रखती हूँ उसको अपना बना लेना. Not much people I've seen like that. He was gem of a person. मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे लोग ज़्यादा हैं अब अभी दुनिया में. आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? परिवार ने मिलाया कि खुद मिले? ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? It was an arranged marriage. Arranged marriage में हमारी फैमिलीज को किसी नहीं कॉमन लोग बताते हैं कि उनका लड़का है, उनकी लड़की है जी. ऐसे करके था. और उससे हम और शुभम दोनों पेरेंट्स, दोनों फैमिली का डिसीजन था कि पहले लड़का लड़की मिलने. इफ दे थिंक कि हाँ अच्छा है, ठीक है सब कुछ, तब हम फैमिलीज इन्वॉल्व होंगे. तो मैं और शुभम सबसे पहले मिले थे 1 अक्टूबर 2024. 2024. मुझे ऐसा लगता है कल ही की बात है. I just met him yesterday. It feels like that. तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज. 2024. तो ये हुआ कि जाओ मिल के आओ लड़के से. और मैंने मम्मी पापा से कहा ठीक है मैं जाती हूँ, मिल के आती हूँ और आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी. तो पापा मम्मी कहा हाँ ठीक है जाओ. एंड आई वेंट और मैं आई. ही वॉज देयर, कैफे में पहले से थे. मैं पहुंची. ही ओपन, खुद बंदा कैफे में मिल रहे हम लोग, उसके बाद भी ही गॉट अप, डोर खोला है उसने कैफे का मेरे लिए.
पीपल डोंट डू दैट। आजकल के लोग चेयर पुल करना भूल गए हैं सच में। एंड वो आके कैफे का डोर खोल के ही मैं अंदर आए, देन ही पुल द चेयर, मेरे को बैठाला कंफर्टेबली, गिव मी अ रोज। तो मैं इतनी ब्लंट हूँ, मैंने उसको बोला पहली मीटिंग में रेड रोज कौन देता है? एंड ही वाज लाइक मुझे नहीं पता था क्या, मैं ले आया। It was very sweet and we ended up talking for 2.5 hours. मैं आधी घंटे की सोच के गई थी और 2-2.5 घंटे हमने बात करी और टाइम कहाँ पर चला गया, क्या क्या बातें हुई, कितनी बातों पे बातें, उसके लाइक्स, मेरे लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सब, फैमिली, एवरीथिंग पहले ही दिन में जी। एंड ही वाज सॉर्टेड, ही वाज लाइक शादी इसी से करनी है। तो पहली बात मतलब पहले उन्होंने आपको देख के क्या बात करी कि आप इसे शादी ही करनी है कि मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आपकी लव मैरिज है। आई नो इट लुक्स लाइक दैट एंड आई एम सो हैप्पी कि लोगों को ये लव मैरिज लगती है, बट ये अरेंज मैरिज है। इतना प्यार हम दोनों में कि वो लव मैरिज ही फील देता है, बट अरेंज मैरिज थी। दोनों फैमिली के रजामंदी से, दोनों फैमिली के जानने से, सारी चीज़ें जैसे होती है हमारे सबके साथ में सोसाइटी के हिसाब से, वैसी ही थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ही फेल इन लव विथ मी एंड उसका प्यार इतना था मेरे तरफ कि आई फेल इन लव विथ हिम विथ टाइम एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। एक इंसान आपको इतना प्यार करे कि आप उसे प्यार करने लग जाओ। सोचो कितना ज्यादा होगा उसके इमोशंस आपके तरफ। इट वाज लाइक दैट। सबसे अच्छी बात उनकी क्या लगती थी? स्माइल, हिज स्माइल। आपने मेरे इंस्टाग्राम वगैरह में देखा भी होगा, व्हेन आई पोस्ट हिज पिक्चर्स, ब्यूटीफुल स्माइल। वो स्माइल जो आंख तक जाती है ना, वो वाली खुशी उसकी। एंड इट वॉज ऑलवेज देयर। कभी भी हो आप उसको देखो ना, वो हंसता खेलता हुआ ही दिखेगा आपको, मस्त में, मजे में, हर इंसान से अच्छे से बात करना, रोड में कोई भी जा रहा हो ना उससे तक बात करना। उसको ऐसा नहीं कि इससे बात नहीं करना, उससे सबसे बात करना। मैं अपनी बात बता रही हूँ, हम लोग एक जगह घूमने गए थे आफ्टर मैरिज, तो मैं 2 मिनट के लिए आई वेंट टू द वॉशरूम, आई केम बैक एंड ही वाज सराउंडेड विद 4-5 पीपल एंड आई वाज लाइक 15 मिनट हुआ है मुझे, तुमने दोस्ती भी कर ली। अच्छा, सबसे अच्छी चीजें अगर मैं बोलूं कि 3 शब्दों में उनको डिस्क्राइब करना है आपको, तो वो क्या चीजें हैं? फुल ऑफ लाइफ, एक जिंदगी जीने वाला इंसान। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मी कि उसको हर पल, हर समय, हर वक्त इस तरीके से वो जीता था ना कि ये टाइम मेरा, मुझे जीना है, मुझे अभी ये करना है, अभी इस वक्त में मुझे ये करना है, मैं उसी हिसाब से जीऊंगा। हर चीज में खुश रहते थे एवरी टाइम। आप उसको ज्यादा गुस्से में कभी देखोगे ही नहीं। गुस्सा कौन करता था ज्यादा? इतना वक्त मिल नहीं पाया हम लोगों को जी। कि ज्यादा। वो 2 ही महीने हुए शादी को, तो वो हनीमून पीरियड ही चल रहा होता था। तो हाँ, गुस्सा मेरा है थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो सॉफ्ट और वो एक होता ना, एक गरम एक नरम। हाँ, तो वो वाली चीज थी। हम दोनों में ही वाज सॉफ्ट एंड आई वाज हमेशा से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। तो आज भी मुझे लगता है वही स्ट्रॉन्गनेस जो मेरी पर्सनालिटी में रही है, वही मुझे आज भी स्ट्रॉन्ग रख रही है। एंड शुभम जो मेरे साथ है, और मैं हमेशा उनको अपने साथ रखूंगी। क्योंकि हमारी पॉडकास्ट लेने के पहले हम जब स्टूडियो के अंदर नहीं आए थे, तो हमारी बात हो रही थी आपसे, तो आपने कहा था मुझे था कहना पसंद नहीं है उनके लिए। आई हेट इट। मुझे है सुनना पसंद है कि वो हैं मेरे, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, मेरे घर में जो शुभम की फोटो है उसमें माला तक नहीं चढ़ाई है, और ना मैं चढ़ा पाऊंगी, ना मेरी हिम्मत है। ऑफिस में एक जो ऑफिस में रखी जाती है, उसमें औपचारिकता भी एक चीज होती है, लोग समाज भी एक चीज है कि 4 लोग आगे बोलेंगे चीजें, तो वहाँ पे है। वहाँ पे रोज मेरे पापा जी माला बदलते हैं, रोज, एवरीडे। और जो घर में है हमारे, मैंने उसमें माला चढ़ाई नहीं, और मैंने कहा माला नहीं चढ़ेगी कभी भी इसकी फोटो। पहले हम आपका ये जानना चाहेंगे, शादी से लेके हम उस दिन तक का सफर जानना चाहेंगे जो आपके साथ बीता। शादी कैसे हुई? आपने बोला अरेंज मैरिज हुई, आप काफ़ी खुश लग रही थी उस टाइम, और शायद कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नहीं मानते, पर नज़र का या नियति का खेला रहा। जी, नियति का ही खेल बोलते हैं। जब आपके भाग्य में कुछ चीज़ें ऊपर वाले ने लिख दी होती है ना, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। एंड एक चीज़ मैंने अपने सिर्फ अपनी माँ से आज तक ये बात बोली है, आई एम टेलिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, टेलिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, भगवान ना करे अगर ये दर्द मेरी ज़िंदगी में हमेशा लिखा है, हर जन्म लिखा है, मैं इस दर्द को झेलने के लिए राजी हूँ अगर मुझे शुभम मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने अपनी माँ से भी बोला था। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि आपने जो झेला है
उसके बाद अब आप नेम और फेम कमा रही हैं इससे, ये कई लोगों का है, कई लोगों का है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं भगवान से हाथ जोड़ के मनाती हूँ, जो मैं झेल रही हूँ ना, मेरे दुश्मन को भी कभी ये दर्द ये झेलने को ना मिले, मेरे दुश्मन को भी। कैसा लगता है जब सामने से ये चीजें सुनने में आती हैं? बहुत ज्यादा दुख। लेकिन एक गाना है बहुत फेमस, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उसकी एक बहुत खूबसूरत लाइन है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। ये लाइन मुझे मेरे अंदर ना इतनी रम गई है कि जब भगवान को नहीं छोड़ता है इंसान, भगवान जो एक सत्य है, द ओनली ट्रूथ इज भगवान, जब इंसान उन्हें नहीं छोड़ते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। राइट। शादी के बाद पहला महीना आपका कैसा रहा था अपने हस्बैंड के साथ? सिर्फ घूम रहे थे हम 2 महीने घूमे ही हैं हम। मतलब हर फैमिली डिनर्स होते हैं शादी के बाद, कभी ये फैमिली कभी वो फैमिली, तो ये चल रहा था। फिर उसी के जज्बात होली थी, तो मतलब पहली होली लड़की के मायके में होती है, तो शुभम मेरी दादी के घर पे हम लोगों ने मनाई थी होली, तो वहाँ पे आए थे, तो वो एक अलग फेज था। एंड पहली बार घर का सबसे बड़ा दामाद घर आ रहा है, एंड ही नेवर मेड एनीबॉडी फील, उसने कभी किसी को वो फील नहीं होने दिया कि मैं घर का बड़ा दामाद हूँ। हमारे यहाँ पे दामाद वो बहुत लगाने वाले वो हाँ, कभी नहीं कि ये चीज नहीं है, हाँ, ये मैं नहीं खाऊंगा, कहते हैं ना फूफा। हाँ, वो अभी भी शादी में फूफा का मुंह फूल गया। फूफा का जी जी जी, फेज है एक, बोला जाता है। शुभम इज नेवर लाइक दैट, घर के बड़े दामाद होके इस तरीके से घर में मेल्ट हो जाना कि मैं इसी घर का पार्ट हूँ, ऐसे हमेशा से रहे। और हमारा 2 महीने फैमिली को जानने में, एक दूसरे को जानने में और रिलेटिव्स के यहाँ आने जाने में इसी में गया। मैं अपनी लाइफ स्टार्ट ही नहीं कर पाई, समझ ही नहीं पाई, वेरी ट्रू कि मैं अपनी लाइफ स्टार्ट ही नहीं कर पाई। और एक होता है ना कि आप की नियति में लिखा होता है कि ऐसा कुछ होना है, तो चीजें कुछ ऐसी होती चली जाती, वैसे ही बन जाती है, वैसे बन। 2 महीने में इंसान अपनी परिवार, अपने बारे में, अपने डिस्कशंस, अपने ड्रीम्स इतने नहीं बता पाता है, क्योंकि वो हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहा होता है, शुरुआती दौर, हाँ, नई शादी हुई है। एग्जैक्टली। बट उस 2 महीने में शुभम ने अपने एम्बिशंस, अपनी फैमिली, अपने जितने भी चीजें होती हैं जो एक वाइफ को पता होनी चाहिए, ये मेरे सीक्रेट्स हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा अच्छा है, ये मेरा बुरा है, वो सब बता दिए थे उसने। मुझे नहीं पता कैसे, शायद ये होना था, और भगवान उसी हिसाब से चीजें बनाते चले जाते हैं। उसने मुझे सब बता दिया था। मेरे को लगता ही नहीं कि मैं शुभम को 6 महीने जान पाई हूँ। 6 महीने वैसे और 2 पूरी महीने जिंदगी लगता है जान चुकी हूँ। मैं सब जानती हूँ। मेरे को मतलब उसको उसके स्कूल की बातें बता दूँ, उसकी कॉलेज की बातें बता दूँ, उसके दोस्तों के साथ की बातें बता दूँ, उसकी फैमिली की बातें बता दूँ। मुझे इतनी चीजें उसने बताई हुई है। ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी को कितने साल हो गए थे कि मुझे सब कुछ पता है, सारी चीजें, फैमिली गॉसिप्स भी पता है, सब पता है। इट वॉज लाइक दैट इन जस्ट 2 months। इतनी बातें हमारे बीच में हुई। कोई एक छोटा सा मोमेंट आप बता सकते हो कि आप आज भी वो चीज़ याद करते हो और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती हो कि हाँ, हम ये बात कर रहे थे, हम हम साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं, या हम चाय पी रहे थे तो हम ये बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा मोमेंट याद है? बहुत से मोमेंट है, आई टेल यू श्वेता, बहुत मोमेंट है, बहुत। बट 2 ऐसे मोमेंट्स मैं बताती हूँ। मैं गरम खाना नहीं खा पाती, अभी हमारी बात भी जी जी जी, मैं गरम खा नहीं पाती, गरम पी नहीं पाती, तो मुझे खाना फूंक के खिलाया है इस लड़के ने, छोटे बेबी की तरह। सोचिए, प्यार देखिए, मतलब इंसान नहीं कर पाते हैं। माँ बाप से ही आप एक्सपेक्ट करते हो कि माँ बाप ही ऐसा करेंगे, उसने इस तरीके। एंड मैं घर की बड़ी हूँ, जब घर की बड़ा होता है ना तो उसको थोड़ा सा मैच्योर, स्टिफनेस, हाँ, और हर चीज को एनालाइज करके मैच्योर तरीके से देखना वो आ जाता है। और लाइफ में ना चीजें ऐसी ऐसी होती हैं कि घर के बड़े को अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो लेनी नहीं पड़ती, वो आप खुद ही समझ जाते हो कि हाँ, समथिंग हैपेंस इन द फैमिली, योर फैमिली इज गोना लुक एट यू। आपकी माँ आपकी तरफ देख रही है, आपकी छोटी बहन, इवन आपकी तरफ, भाई बहनों ने भी कोई हरकत करी है तो वो रिस्पॉन्सिबल आप हो। हाँ, कुछ भी हो कि वो आपकी तरफ एज अ होप देख, हाँ, इतने रिस्पॉन्सिबल आप होते हो। ऐसे इंसान को अगर बच्चे की तरीके बिगाड़ना, वो शुभम ने किया है, माय हस्बैंड डिड दैट, कि एक मैं बच्चे की तरीके मैं इसको बिगाड़ूंगा, बच्चे की तरीके रखूंगा वैसा।
और दूसरा कि मुझे चावल और सब्जी ना सानना नहीं आता है। दाल चावल वो सान नहीं पाती सान मैं के हाथ से मैं जी। चम्मच से ऐसे ऐसे करूँगी, मुझे टाइम लगेगा। तो जब भी हम ऐसे डाइट हम साथ में खाना खाते हैं, अभी भी साथ में मम्मी लोग सब लोग बैठ के साथ हाँ में साथ में, पहले तो हम लोग नीचे बैठ के खाते थे, अब हाँ, डाइनिंग वाला कल्चर आ तो गया सब साथ में ही खाते हैं। ये हाँ, अच्छी चीज ये है हमारे घर में कि हम खाना साथ में खाते हैं। तो शुभम मेरी प्लेट ऐसे हम रोटी खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ी देर मेरी प्लेट उधर चली गई, जब मैं चावल खाने की बारी आई तो वो सान मान के चावल कि अब लो, हाँ अब तुम खाओ, अब तुम खाओ। एंड ये सिर्फ मेरी माँ ने किया है। तो ये आज भी खाना खाते होगे तो ये तुरंत बहुत ऐसे हिट करती है ना ये चीजें कि आई डोंट नो। और अब मैं सीख गई हूँ खुद से सान के खाना, उन्होंने जीना सिखा दिया। जीना सिखा दिया। सिचुएशंस भगवान लाइफ में ऐसी चीजें ऐसे दे किसी को देते हैं कि आप मजबूत हो जाते हो, जो नहीं करते हो वो करने लग ना चाहते हुए भी वो चीजें करनी पड़ती हैं। फिर भी माय मदर इन लॉ कभी कभी ना जब ऐसा होता है तो वो पता है कि आज जैसे चावल ही खाना ना तो छान के दे देंगे, जैसे मेरी मम्मी करती। आपकी मदर इन लॉ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, फादर इन लॉ? बहुत। माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, मुझे ये लॉ लगाने ही नहीं इनके आगे। दे आर माय मॉम, डैड एंड माय सिस्टर। आई डोंट वांट कि ये सिस्टर इन लॉ, ये सिस्टम ही नहीं रखना मुझे। वो मेरे माँ बाप और मेरी बहन है। अब मेरे पास 2 माँ बाप और 2 बहनें हैं। मैं क्या खुश हूँ दुखी हूँ मुझे नहीं पता, बट ये कहीं ना कहीं भगवान जब छीनता है तो कुछ दे देता भी है। तो उसमें ये है कि मेरी लाइफ का पॉजिटिव साइन ये ऐसा है कि मेरे जो दूसरे माँ बाप और दूसरी बहन मुझे मिले हैं वो उतने ही प्यार से मुझे रखते हैं जैसे मेरे माँ बाप और मेरी बहन। कई लोगों का ये भी सोचना है कि आप शायद अपने ससुराल में नहीं रहती होंगी, कि आप पर जैसे आपने अभी बताया कि आपके दूसरे माँ बाप हैं, वो एक तरीके से माँ बाप ही हैं, दूसरे या तीसरे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, माँ बाप ही हैं। दोनों माँ बाप, मैं दोनों ऐसी बाप बात करती हूँ। हाँ। और मैं ससुराल में ही रहती हूँ और इसका क्रेडिट कहीं से भी ना मुझे नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम पे जब वुमेन आर वेरी एम्पावर्ड, दे कैन डील विथ एवरीथिंग। उसके बाद अगर कोई लड़की अपने ससुराल में इतने बड़े इंसिडेंट के बाद रह रही है तो उसका बहुत बड़ी सिर्फ बात और है। सिर्फ श्रेय उसके सास ससुर को जाता है, उसके ससुराल को जाता है कि उसने उसको इतना प्यार, इतना कंफर्ट, इतना अपनापन दिया कि वो अपना घर समझ के यहाँ रह रही है। आज भी आप मेरा श्रेय नहीं है। लोग कहते हैं, मेरे माँ बाप से भी कहते हैं कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए कि वो उसने ससुराल नहीं छोड़ा, लेकिन इसका श्रेय सिर्फ मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है कि वो आपको ऐसा फील ही नहीं कराया उन्होंने कि ये तुम्हारा घर नहीं है उनके जाने के बाद। एंड यू नो व्हाट, जब शादी के 2 महीने बाद ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है ना तो हमारा समाज इतना खराब है कि वो लड़की को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है कि पैर अच्छा नहीं था। एग्जैक्टली, लड़की को ही कोसता है। और आपको ये भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा होगा? करना पड़ा मुझे भी और मेरे फादर इन लॉ को भी। कई लोगों ने बोला, तो वंस जब बात हो रही थी तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा 26 लोगों के साथ ये हुआ है। 26 लोग, तो क्या सभी के साथ ऐसा है? कैसी बातें करते हो तुम लोग? मतलब सोचो, एक पिता ऑलरेडी अपने 30 साल के बच्चे को खोने पे इतना दुखी है, अब उसके पास एक अपना सामने देखने के लिए उसकी बहू, जिसको वो बेटी मानते हैं, वो है, और आप एज अ समाज उसी के खिलाफ उनको भर रहे हो। कितनी नीचता वाली हरकत करते हैं लोग, कितनी खराब हरकतें करते हैं। या आप सपोर्ट नहीं बन सकते उनका, आप उस घर का, उस परिवार का सपोर्ट नहीं बन सकते कि बोलो कि नहीं, आपने अपना परिवार का एक अंग खो दिया है, हम आपका अंग बनेंगे, ये बन जाओ, इस समाज से आओ आप। वो नहीं बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग भी हैं, नो डाउट। भगवान ने हमें ऐसे लोगों के साथ भी ब्लेस किया हुआ है कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग बहुत हैं। मैं नहीं कह रही कि पूरा समाज ही गंदा है, बहुत अच्छे लोग। कुछ होता है ना, कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज ही उसमें आ जाता है कटघरे में। 100 में से जो 10% लोग जो उछलते हैं ना, उनकी आवाज इतनी तेज हो जाती है दसों की, उन 10% लोगों की, कि वो कहीं ना कहीं 80% 90% वाले लोग कहते हैं क्या यार, वो प्रॉब्लम है। सच में। आपका कश्मीर जाने का प्लान कैसे बना था? किसने प्लान बनाया था कि हम कश्मीर चलते हैं, ट्रिप बनाते हैं, वहां घूमेंगे जाके? ये किसकी प्लानिंग थी? इट वाज पूरी फैमिली का डिस्कशन। हम सब घर पे साथ में बैठे हुए थे। मैं और शुभम बाली में थे, हमारे हनीमून पे। बाकी पूरी फैमिली घर पे बैठी थी एंड दे वर लाइक कि
अब तो एक फैमिली ट्रिप होनी चाहिए, 2 ट्रिप तो ये दोनों हुआ है, अब तीसरी ट्रिप फैमिली ट्रिप, फिर हम ब्रेक लेंगे आराम से, फिर इन दोनों को 6 महीने जब शादी के हो रहे होंगे तब भेजेंगे लोग कहीं, तब तक लेट्स टेक अ ब्रेक, बट एक फैमिली ट्रिप होनी चाहिए। एंड वुड यू बिलीव, आई वुड से कि शुभम की फैमिली की पहली ट्रिप थी साथ में। मतलब शुभम की फैमिली भी गई थी? हाँ, क्योंकि कई लोगों को है कि शायद आपकी ही फैमिली गई थी। 11 फैमिली मेंबर्स, शुभम की फैमिली, शुभम की सिस्टर इन लॉ है, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, तो अब तो सब पूरा एक ही फैमिली हो गई जी, पूरा परिवार का 11 लोग, सब 11 लोग हम लोग गए थे सारे साथ में। आई विल शो यू पिक्चर्स आल्सो, ब्यूटीफुल पिक्चर्स वी हैव गॉट एंड सच ब्यूटीफुल मेमोरीज। अगर मैं 22 अप्रैल को अपनी जिंदगी से हटा दूं तो ये कश्मीर की जो हमारी फैमिली ट्रिप थी ना, इतनी अच्छी ट्रिप थी कि इतनी मेमोरीज के साथ हम वापस आ रहे थे, और ऐसा कुछ हो गया कि अब हम उसको यार, हम उस फोटोज को, जब हम कश्मीर का फोटोज खोलते हैं ना तो वो देखना नहीं चाहते, वो अंदर से हिल जाते हैं, वो एक गूज़बम्प्स, एक रूह कांपने वाली चीज वैसा हो जाता है। तो कश्मीर आप लोग कैसे, आप कश्मीर पहुंचे, आप कुछ बताएंगे इस पे? कश्मीर हमारा कैसे यहाँ से गए, कानपुर से कैसे आप कश्मीर गए? हमारा बाई ट्रेन दिल्ली, फिर दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी श्रीनगर की डायरेक्ट, तो ऐसे था हमारा। और क्योंकि पूरी फैमिली का साथ में था और घर के बड़े भी साथ में गए थे, तो हम सबका ऐसा था कि हर कंफर्ट को देख के पूरी ट्रिप बनानी है, हर कंफर्ट को देख के आइटनरी बनानी है। तो क्योंकि माँ बाप बड़े हैं, बूढ़े हो रहे हैं, इवन कुछ पेरेंट्स 60+ हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कंफर्ट के हिसाब से पूरी ट्रिप बनाई। नो अननेसेसरी एडवेंचर, नो अननेसेसरी फज, जो मेन कश्मीर की चीज़ें वहाँ जाना है वही करना है, ऐसे। श्रीनगर गए, पहला स्टे हमारा श्रीनगर में ही था, उसके बाद के 2 दिन हमारे सोनमर्ग में गए थे, फिर हम वापस श्रीनगर आए थे। उसके नेक्स्ट डे हमें पहलगाम जाना था 21 अप्रैल को, नियति का खेल कहते हैं ना, कुछ अलग ही था। तो हमारा आइटनरी में लास्ट मोमेंट 20 अप्रैल को हुआ, लास्ट मोमेंट चेंज, कि हम पहलगाम 22 को रख दिया हमने, और गुलमर्ग हमें जो जाना था 22 को, वो हमने 21 कर दिया। ये कहते हैं ना, विधि का विधान नहीं बदला जा सकता। ऊपर वाला अलग से चीजें चला रहा होता है ना, तब आपकी उसमें पकड़ ही नहीं होती है, आपको पता ही नहीं होता है कि ये कोई और पावर आपके बियॉन्ड काम कर रही है। ये वो पावर थी, लास्ट मिनट में चेंज, लास्ट मोमेंट्स में चेंज। अगर हम वहाँ 15 मिनट पहले निकल गए होते, या आधे घंटे बाद पहुंचते, या ऑन द वे होते, तो ये घटना ही नहीं घटित होती, हमारे साथ घटती ही नहीं। हमारा उस मोमेंट में, उस जगह, उसी समय पहुंचना और उसी समय वो घटना होना, ये सब विधि का विधान बोलते हैं ना, वही था, वो था। और मैं तो बोलती हूँ कि ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट की लड़ाई, हिंदुओं को एक करने की लड़ाई, एक हवन की जो शुरुआत की जो आहुति दी जाती है ना, ये वो आहुति थी, ये वो 26 लोग वो आहुति थे। क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से सेक्युलरिज्म, लेफ्टिस्ट, कम्युनलिस्ट ये बढ़ रहा है ना, वो खोखला कर रहा है हमें अंदर से कहीं ना कहीं। और इन 26 लोग ने अपनी आहुति दी है, इन 26 लोगों ने शहीद हुए हैं। ये हिंदू जेनोसाइड जो हुआ है, ये हिंदुओं को एक करने के लिए हुआ। तो जब आप उस टाइम, आप शुभम जी के साथ थी जी, आप, क्योंकि आप ही के साथ पहला इंसिडेंट ये हुआ था, पहले तो क्या मतलब, पहले जब वो आए तो उन्होंने क्या पूछा, आप क्या कर रहे थे उस टाइम, आप दोनों, और आपकी फैमिली उस टाइम क्या कर रही थी, वो बताइए। तो पहलगाम नीचे है और उससे बायसरन घाटी ऊपर है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो हम पहलगाम से, हम पूरी 11 लोग बायसरन घाटी के लिए घोड़े से ही जा सकते हैं। तो घोड़े में बुक किया हम लोगों ने घोड़ा, और हम लोगों ने वहाँ से चलना शुरू किया। अब जब पहलगाम से आप बायसरन जाते हो तो 1 स्टॉपेज, 2 स्टॉपेज, देन बायसरन, ऐसा है। तो पहले स्टॉपेज के बाद, क्योंकि चढ़ाई ना थोड़ी सी स्लैंट है, तो डर लग जाता है कि घोड़े में भी हैं और थोड़ी चढ़ाई स्लिप ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो 6 लोग, मतलब वोट लिया गया, हम सब 11 लोग थे, वोट लिया गया कौन कौन अब यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, कौन कौन नीचे जाना चाहता है। तो फिर 6 लोगों ने बोला नहीं, हम तो घोड़े में हमें डर लग रहा है, हम नीचे जाएंगे।
तो उसमें मेरे पेरेंट्स शुभम के पेरेंट्स, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ के पेरेंट्स, इन 6 लोगों ने बोला कि नहीं हम ऊपर नहीं जा रहे, हम नीचे जा रहे हैं। तो वोट लिया फिर वहाँ पे कि कौन कौन जाएगा ऊपर को। मैं आई लुक्ड एट शुभम एंड आई वाज लाइक चलते हैं नीचे। तो ही वाज लाइक कि 1 मिनट। तो उसने अपने घोड़े वाले से पूछा भैया ऊपर नेटवर्क आएगा? तो उसने कहा हाँ नेटवर्क अच्छे से आएगा भैया। तो उसने कहा नहीं ऊपर नेटवर्क आएगा, चलते हैं अपन ऊपर। Then he said it, मतलब उनका मन था जाने का कि हम ऊपर एक बार एक्सप्लोर करते हैं। जबकि my mother-in-law said कि बउआ करके मम्मी हाँ, वो कानपुर में या यूपी में बउआ करके ही बच्चे को, हाँ नाम नहीं लेती हैं, हाँ हमारे नाम नहीं लेती हैं। तो वैसा तो बउआ चलो तुम भी। तो बोला कि नहीं नेटवर्क आएगा ऊपर, मैं हो के आता हूँ, ऊपर ही घूम के आता हूँ। तो क्योंकि शुभम पतले दुबले थे, तो जो पतले वेट कम, तो घोड़े में उसको डर नहीं लगता। तो ठीक है। एंड आई टेल यू, एक जो राजा नहीं ऐसे बैठते हैं यूं और ऐसे घोड़ा, वो घोड़े की वो ऐसे पकड़ के गए शुभम पूरे रास्ते, यूं बैठे हुए, वो मस्त है ऐसे चल रहे हैं। अलग ही फील अभी भी स्टिल इट्स वेरी फ्रेश। मुझे ऐसा लगता है वो पूरी घटना, पूरा चीज मेरे आंखों के सामने ऐसे है ना, हर एक मोमेंट मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ आपको, इस तरीके से है मेरे सामने। अब वहाँ से 6 लोग नीचे चले गए, हम 5 लोग ऊपर की तरफ बढ़े। रास्ते में भी बीच बीच में बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो बहुत सुंदर हैं, बीच से पानी बह रहा है, झरने हैं, वहाँ के बीच से घोड़े जा रहे हैं, तो वी वर वेरी हैप्पी। और बहुत अच्छा भी लग रहा होगा देख के कि हस्बैंड के साथ हाँ ऐसी कोई ट्रिप पे आए हैं। हाँ, और एडवेंचर भी है, घोड़े से जा रहे हैं, दिस एंड दैट। बहुत खुश थे हम दोनों। रास्ते में मैं एक दूसरे को छेड़ते हुए भी जा रहे हैं, वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं उन्हें कुछ बोल रही हूँ, ऐसे करते हुए। जब ऊपर पहुंचे तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। एंड उस भीड़ में क्योंकि हमें लोग इतने दिख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, तो आप ना, आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम दिस, आप इतने वो हो जाते हो कि हाँ इतने लोग तो हैं, तो आपके, और फिर कोई डरने की उस टाइम बात लग नहीं रही थी, नहीं तो जाते ही नहीं। आपको इतनी भीड़ दिख रही है, जब आपको इतने लोग दिखते हैं तो नहीं डरते हो, आपको रहता है कि हाँ सिक्योर्ड हो आप। तो हमने ये नोटिस नहीं किया कि वहाँ ना पुलिस है, ना आर्मी है, ना एक हवलदार है, ना सिक्योरिटी गार्ड है। मतलब वहां पे आप ऊपर गए हो, कश्मीर जैसे इलाके में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब टूरिस्ट के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई डर की बात। तो फिर आपको ऐसा लगा होगा कि सब बढ़िया है। एंड वो, और ऊपर से अंदर जब आप जाते हो तब एंट्री एग्जिट सेम गेट से, और जिस एंट्री, जैसे ये गेट है, इसी से एंट्री एग्जिट, यहाँ से पूरी फेंसिंग है, तो ये आप बाहर भी दौड़ नहीं सकते हो, बाहर दौड़ के जा नहीं सकते हो, पूरी और दौड़ोगे भी जब उनके, तो हम सेफ हैं। दिमाग क्या है कि हम सेफ है क्योंकि ऊपर ऊंची ऊंची फेंसिंग है, बाहर से भी कोई नहीं अंदर आएगा। लेकिन आप ये नहीं, आप पूरा उनका प्री प्लान्ड, वो लोग अंदर भी तो हो सकते हैं, हाँ वो आप ही के बीच में भी तो हो सकते हैं, और बीच में थे, बीच में ही थे। जिस बंदे ने शुभम के ऊपर गोली चलाई है, वो बंदा हमसे 2 हाथ दूर पीछे बैठा था, शॉल लपेटे हुए। मेरे पास बाद में जो पिक्चर्स वगैरह NIA वगैरह जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो इनकी पिक्चर्स जो आई हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन से वॉट एवर आई गॉट टू नो, तो उससे द गाय वाज सिटिंग 2 हाथ पीछे, शॉल पूरा ऐसे लपेट के। अब उसके अंदर AK-47 है कि बम है कि वो कौन है, कैसे पता। और उनके कपड़े भी ऐसे होते हैं, लबादा पहनते हैं वो, हाँ वो पूरा ऊपर से नीचे तक वो होता है लूज, अंदर क्या है कैसे पता, नहीं पता है आपको। हम ऊपर पहुंचे वहाँ पे, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि हमने मैगी खरीदी, कॉफ़ी ली, और हम बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं। माय फादर वो वॉशरूम के लिए गए कि मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, और मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम दोनों थोड़ी देर बैठो, हम थोड़ा दूर होके बैठ जाते हैं। नहीं शादी क्या बात कर रहे हैं, हाँ करो, तुम दोनों अपना टाइम स्पेंड करो। तो वी वर सिटिंग, हम दोनों बात कर रहे हैं। माय सिस्टर बस थोड़ी दूर पे बैठी हुई, और वो हमारी फोटो क्लिक कर रही है प्रॉपर की दीदी जीजू की मेमोरीज हैं, कुछ कैंडिड फोटोज क्लिक कर देते हैं, तो वो सब फोटोज क्लिक कर रही थी। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, जिस फोन से वो फोटो क्लिक कर रही थी, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो बंदा हमारे पीछे था, उस फोन पे वो फोटोज हो सकती थी, जो मैंने मीडिया में बाद में बताई। मुझे वो फोन आज तक नहीं मिला है। वो फोन वहीं कश्मीर में गिरा, लोगों के खोए हुए फोन मिल गए हैं वापस वहीं कश्मीर से। मेरी बहन का भी फोन वहीं पे गिरा था, मेरा फोन भी वहीं गिरा था, पर वो फोन नहीं मिला जिसमें फोटोज थी। वो फोन मुझे आज तक नहीं मिला है। और आईफोन ढूंढना बहुत इजी है, हाँ ना, आईफोन ढूंढना इजी है, सैटेलाइट के थ्रू आप आईफोन ढूंढ लेते हो। पर अभी भी नहीं मिल पाया, मेरा फोन वो नहीं मिला, स्विच ऑन भी नहीं हुआ, वो मिला ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या क्या किया गया
भगवान ही जाने या वो लोग जाने जिन्होंने किया। वो फ़ोन नहीं मिला मुझे आज तक, क्योंकि मैंने ये मीडिया में बताई थी ये बात कि उस फ़ोन से फ़ोटो क्लिक की गई थी। जो बंदा हमारे पीछे बैठा था जिसने आके शुभम पे अटैक किया है, वो देख भी रहा था, हो सकती हैं उसमें, वो देख भी रहा था कि फोटो शूट हो रही है तो फोटोज होंगी, तो क्या पता फ़ोन। तो वो सिर्फ एक बंदा था कि कई बंदे थे आसपास? उसकी मैं पूरी वहाँ की घटना बताती हूँ, वेरी पेनफुल व्हेन आई टॉक अबाउट इट, बट पता होनी चाहिए लोगों को, एवरीबडी शुड नो कि वहाँ क्या हुआ था। और मैं अगर वो एक आवाज़ बन सकती हूँ कि मैं लोगों को सच्चाई बताऊँ कि वहाँ क्या हुआ था, तो मैं, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोलें, मैं वो आखिरी दम तक बताऊँगी कि वहाँ क्या हुआ था। एक इंसान उठ के आता है पीछे से और वो सीधे आपके यहाँ पे गन रख के, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि वो खिलौने वाली गन है कि AK-47 है कि क्या है। आजकल तो दुनिया में इतने हजार तरीके के प्रैंक्स होते हैं कि आप आधे टाइम रियलाइज ही नहीं कर पाते हो चल क्या रहा है। उस बंदे ने बंदूक रखी और उसने सीधे पूछा हिंदू हो या मुसलमान। ये पूछा आपसे हिंदू और मुसलमान हिंदू के हो बारे या में? मुसलमान। अब आप नेचुरल रिएक्शन आपका क्या होगा, क्या हुआ भैया, कि हाँ क्या, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हम दोनों ने साथ में क्या हुआ भैया। फिर उसने दोबारा पूछा हिंदू हो मुसलमान, मुसलमान हो कलमा पढ़ो, एग्जैक्ट वर्ड्स, मुसलमान हो कलमा पढ़ो। सोच देखो आप इनकी घिनौनी सोच। हमने बोला साथ में दोनों ने हिंदू है, सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ था और उसके अंदर की घिनौनी क्या मैं बताऊं उसको, मैं शब्द में नहीं बता सकती कि उसने जैसे सुना हिंदू उसने मार दी गोली, मौका ही नहीं। मतलब ये नहीं देखा कि एक इंसान जो उसके साथ है, उसकी बीवी है, वो उसका खून बहेगा, उसके पॉइंट ब्लैंक से जब आप किसी को मारते हो, वो भी AK-47 है ना, सॉरी चीथड़े उड़ते हैं उस जगह के। बहुत गंदा लगता है मुझे बोलते हुए भी, बट वही हुआ था, खून फैला पूरा मेरे ऊपर। सोचो आप मेरे माइंडसेट, मेरी मनोस्थिति सोचो। लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि नेम फेम कमा रही है, अब मेरी मनोस्थिति सोचो। मैं रोज ये ट्रॉमा रोज सोचती हूँ, रोज झेलती हूँ, रोज मेरी आंख बंद होने से पहले रात में मुझे यही चीज दिखता है रोज। थोड़ी दूर पे मेरी बहन बैठी, वो भी देख रही है, उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, एंजाइटी पिल्स ले रही है वो, क्योंकि हम दोनों ने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। एक इंसान अभी 2 मिनट पहले बात कर रहा है कि हम नीचे चलते हैं 15 मिनट के बाद और नीचे बैठेंगे मम्मी पापा के पास, फिर लंच करेंगे। हम लंच डिस्कशन पे हैं, हम अपने घर वालों के साथ फ्री माइंड से घूमने निकले हैं। हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां हम अपने देश में अपने आप को सेफ मान रहे हैं, और हम सेफ नहीं हैं। और कुछ ऐसे लोग जो दिमाग से इतने ज्यादा घिनौने हो चुके हैं, नीच हो चुके हैं, जिनके अंदर इंसानियत के नाम पे कुछ नहीं बचा है, वो इंसान वहां आके आपका धर्म पूछ के आपको आपकी धर्म की वजह से आपको गोली मार देता है, ना देखते हुए कि उसके साथ उसकी बीवी है, उसके साथ उसकी बेटी है, उसके साथ उसकी माँ है। कितने लोगों को उन्होंने किया। एक बच्ची के 2 साल की बच्ची के बाप को मार के उस बच्ची को उसके पेट में बैठाला। सोच देखो आप उनकी। जिन लोगों ने डर के ये बोला है वहां पे कि नहीं हम मुसलमान हैं, उनकी पैंट उतार के उनको चेक किया है कि है कि नहीं, कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। ये मैं आपको वहां की असली घटनाएं बता रही हूँ जो लोग नहीं जानते हैं ज्यादा। एक महाराष्ट्र की फैमिली का पूरा ग्रुप था, 6-7 लोग थे, वो हिंदू मुसलमान सब साथ में बैठे थे और डर के बैठे थे। मैं नहीं कह रही कि वहां मुसलमान नहीं डर रहा था, मुसलमान भी वहां डर रहा था कि गोलियां चल रही हैं, मार दिए जाएंगे हम भी। उन्हें नहीं पता था कि ये जो धर्म पूछ के मार रहे हैं वो उनके धर्म वालों को छोड़ देंगे। डर वहां मुसलमान भी रहे थे। एक ग्रुप को इकट्ठा किया, पूरे ग्रुप को साथ में खड़ा किया और उनसे बोला मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरी उस फैमिली से बात हुई है, उस फैमिली के बच्चे ने मुझे ये बात बताई है जिसके पिता के साथ ये हुआ है। उसके बाद मुसलमानों को खड़ा करके साइड में, हिंदुओं को एक साथ खड़ा किया, जितने मेल हैं खड़ा किया उनको, और उस परिवार के 3 लोग, 2 भाई और एक उनका बहनोई, मतलब देवरानी जेठानी नंद, उन तीनों के पतियों को वही सामने मार दिया। उनका बेटा, उससे मैं मिली हूँ, वो शायद अभी 17-18 साल का है,
उसके पास से गोली गई, उसके हाथ में लगी है गोली, तो वो गिर गया नीचे एंड ही एक्टेड लाइक ही इज डेड। और इनको तो और मारने थे लोग, तो इन्होंने उसे चेक नहीं किया, तो भगवान को जैसे बचाना होता तो वो ऐसे बचाता है, तो वो बच गया, नहीं तो क्या पता ये उसे भी मार देते, क्योंकि इनको तो टारगेट हिंदू करने थे। और हिंदू मुझे लगता है पुरुषों को ही, मतलब पुरुष, और इन्होंने बोला है हमसे, जाओ अपने जाके मोदी को बता दो, साफ शब्द है, जाओ अपनी मोदी को बता दो। कुछ और तो वो बोल रहे हैं तुम यहाँ आतंक मचा रहे हो। क्या आतंक? हम यहाँ पे आपकी खूबसूरती, आप कश्मीर की खूबसूरती देखने आए हैं, क्या आतंक मचा रहे हैं? टूरिस्ट वहां आता है, टूरिज्म लाता है, पैसा आप ही के यहाँ आता है, आपके कश्मीर में ही पैसा आ रहा है। टूरिज्म से कश्मीर में पैसा आने की वजह से कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो रहा था। जिस चीज की वजह से ये किया गया है, जिस चीज की वजह से टूरिज्म को, टूरिस्ट को अटैक किया गया है कि आप आते हो यहाँ पे, हमारा डर यहाँ खत्म कर रहे हो। अब ये मेरी सोच है, ये मेरी जितनी समझ है, ये कहती है कि अगर मेरा पावर आपके ऊपर होगा, मैं आपको पैसा दे रही हूँ किसी चीज के लिए, और मैं आपसे दबाव में वो काम करवा रही हूँ, और आपको कहीं पैसा उस बिना दबाव के वो पैसा मिल रहा है, तो आप उधर जाओगे ना, जहाँ बिना दबाव के मिल रहा है। तो टेररिज्म जो फैलाते हैं, इनका दबाव उन लोगों से हट रहा था जो लोग पैसे लेके उनसे काम करते थे, टेररिज्म का उनका सपोर्ट करते थे, उन्हें 2 वक्त की रोटी देते थे। अब वो टूरिज्म के आने की वजह से खुद कमा खा रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा पैसा लेंगे? इस वजह से ये हुआ था। मतलब टारगेट उन्होंने पुरुषों को ही किया था और महिलाओं को छोड़ दिया था। महिलाओं को छोड़ दिया। जितनी भी वहाँ पे महिलाएं थी वो सब की, और शायद वहाँ पे कोई नेवी पर्सन भी थे। विनय नरवाल नाम है उनका, उनकी वाइफ के साथ थे वो वहाँ पे। मैं उनकी फैमिली, उनकी बेटी, मतलब बहन से, उनके माँ बाप, उनसे मिली हूँ, और उनकी वाइफ से भी मिली हूँ। वेरी नाइस पीपल। उसकी शादी को 1 हफ्ते हुए थे, और 1-2 जगह पे तो लोग ये भी कहते हैं कि वो क्यों नहीं आगे आती है, XYZ। तो मुझे आप ये बताओ, एक 24-25 साल की लड़की की लाइफ में शादी के 1 हफ्ते बाद ऐसा कुछ हो जाए, है ना, और अभी उसकी पूरी जिंदगी बची है, मीडिया और समाज के सामने आके वो ट्रोल हो, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से खोल के रख दे, और फिर बाद में कभी वो जिंदगी में अपने आगे बढ़े, तो ये समाज उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आप जैसे बात करते हो, आप अपनी बात रखते हो समाज के सामने, कई लोग तो घर ही आस पड़ोस में ही मिल जाते होंगे जो आपको बढ़ते हुए यही कहते होंगे कि अरे उनके ना रहने का नेम फेम कमा रहे हैं। अरे उनके लिए कैसी प्रतिक्रिया देती हो फिर आप? मैं देखो, मैं बहुत भगवान पे विश्वास करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल हूँ। मुझे लगता है ना, जब कुछ चीज़ों का जवाब भगवान देता है, सही वक्त पे भगवान खुद जवाब देता है। और जब इंसान गलत हो ना, तो गलत इंसान के मुंह लगने से बेहतर है कि हाथ जोड़ के उससे दूरी बना लो। बेस्ट है, हाथ जोड़ो, उनसे दूरी बनाओ। और रही बात उन 26 फैमिलियों में जो लोग बोलते हैं, बहुत जगह बोलते हैं कि ये तो इंडियन आइडल में भी चली गई, ये तो ZTV में भी आ गई, ये तो इतना मीडिया में आ रही है, फलाना डिमाका, पता नहीं कितनी चीज़ें बोली जाती हैं। आप मेरा सोशल मीडिया देखो, आधे सोशल मीडिया में मुझे लोग यही बोल के ट्रोल करते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे नहीं अप्रोच किया जाता है, और भी फैमिलीज़ को अप्रोच किया जाता है, लेकिन हर इंसान के अपने खुद के दायरे हैं। हर इंसान को अपने आगे, मेरे आगे कुछ नहीं है श्वेता, आई हैव नथिंग लेफ्ट। ना मेरा बच्चा है, ना मेरे आगे कुछ है। शुभम थे जो थे, अब जब वो नहीं है तो बस कुछ नहीं है। और अगर अब मैं बेबाक होके बोलती हूँ, लड़ती हूँ ना, तो मैं ये सोच के लड़ती हूँ कि कल को मुझे भी मार देगा ना कोई, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे आगे कुछ नहीं है। ऑल्दो मेरे माँ बाप ये बात सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा कि मैंने ये बात बोली, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यही होता है कि कल को मुझे कुछ हो जाता है, कुछ करके अगर मैं मरती हूँ, कुछ करके इनका नाम लेके इन लोगों के खिलाफ 0.1% कुछ कह के अगर मुझे कुछ होता है ना, तो मैं गर्व से जाऊंगी, जिस गर्व से शुभम द्विवेदी गए थे, उस गर्व से जाऊंगी। शुभम जी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कही जाती हैं कि आपने उनके लिए शहीद का दर्जा मांगा था जी। क्या आज तक इस बारे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आपका मुद्दा उठाया हो, या खुद सरकार ने बोला हो कि हाँ हम देंगे, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, इसके लिए हमने बहुत लेटर्स लिखे हैं, हमने CM PM
पीएमओ सीएमओ दोनों जगह पे लेटर्स लिखे हैं, बहुत सारे लेटर्स मेरे फादर इन लॉ ने लिखे हैं, बट कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया इसके तरफ से मिली नहीं। आपके माध्यम से आज मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब मैं बोलती हूँ शहीद का दर्जा या मेरा परिवार बोलता है शहीद का दर्जा, तो उसका मतलब कतई नहीं है कि हम इंडियन आर्मी में, डिफेंस में जो लोगों को शहीद का दर्जा मिलता है या उससे मिले हुए जो बेनिफिट मिलते हैं वो चाह रहे हैं, वो कतई नहीं है। ये प्लीज़ आपके ज़रिए शायद अगर ये आज मैं क्लियर कर पाऊँ लोगों को, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा मतलब शहीद के दर्जे से सिर्फ ये है कि अगर एज अ सिविलियन आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, आपके देश में, आप एक टैक्स पेयर हो, आप इस देश का हिस्सा हो, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी इस देश की है, उसके बाद आपके साथ ऐसी घटना आपके देश में होती है, तो उस देश का क्या क्या काम है, क्या तरीका है उस देशवासी को सम्मान देने के लिए जो आपके ही देश में इस तरीके से किसी अटैक में चले जाते हैं। उनके लिए आप क्या करते हो, क्या सम्मान देते हो? क्या आप उनके लिए करोगे जिन लोगों ने वहां पे हिंदू है बोल के अपनी जान गंवाई, उनके लिए आपने क्या सम्मान दिया? उनके परिवार को आपने क्या सम्मान दिया? क्या किया आपने उनके लिए? हम आपको कोई हेल्प भी नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं, ना सेंट्रल ना स्टेट, नो हेल्प। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या कुछ भी है, तो लोग ये सोचते हैं कि इनको जरूर कुछ मदद मिली होगी तभी ये इतना मतलब बोल पा रही हैं या सपोर्ट कर रही हैं किसी भी चीज का। तो क्या कोई भी मदद सरकार, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार के थ्रू आपको मिली, या कोई आया वहां का प्रतिनिधि आपको बोलने कि ये मदद मिलेगी आपको? देखिए, जब ये घटना हुई थी तब सैकड़ों लोग आए थे मिलने। हमारी मुलाकात सीएम से भी हुई है, हमारी मुलाकात पीएम से भी हुई है, हमारी और भी कई लोगों से मुलाकात हुई है। मीडिया में सभी कुछ है बाहर, मुझे कुछ बताने की या नेम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी से कोई आश्वासन, ना किसी से कोई मदद, ये तो नहीं मिला। जेएनके ने अपने तरफ से 26 लोगों को, क्योंकि उनके स्टेट में हुआ था, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ फाइनेंशियल हेल्प सभी 26 फैमिलीज को भेजी थी। एक आसाम से वहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने अपने तरफ से हर 26 फैमिली को हेल्प भेजी, कुछ फाइनेंशियल हेल्प वो मिली, ये दोनों चीज़। लेकिन कुछ हमारे स्टेट से या हमारे सेंट्रल से उन 26 लोगों को मिला हो, वो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और जो लोग कहते हैं कि मैं इतना बोलती हूँ, इतना ये है तो इनको कुछ मिला होगा, जी नहीं। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती पहलगाम भूले, मैं इसलिए बोलती हूँ मैं नहीं चाहती शुभम द्विवेदी या उन 26 लोगों को भूला जाए। मरते दम तक मैं लोगों को याद दिलाती रहूंगी कि क्या हुआ था 22 अप्रैल को और कौन है शुभम द्विवेदी, ये मैं हमेशा याद दिलाऊंगी। अपनी सरकार से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहाँ से क्या कोई भी, जैसे आपने बोला कि आपको जम्मू कश्मीर की सरकार ने थोड़ी सी कुछ मदद की या फिर असम की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने आपको, यहाँ की सरकार से कोई मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं। और हमने मतलब मांगा भी अगर कुछ है तो हमने मांगी एक ही चीज़ है, शहीद का दर्जा, जिसमें हमने साफ लिखा है। लेटर्स कभी मतलब पीएमओ या सीएमओ का पेज होता है, उसमें लेटर्स देखोगे, उसमें साफ लिखा है वो दर्जा नहीं चाहिए जो इंडियन आर्मी को मिलता है, बट एक सिविलियन की आपके देश में इस तरीके से आप ही के ज़मीन में ऐसा कुछ होगा तो क्या उसको एक रिकग्निशन भी नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? बस मेरी लड़ाई ये है। शहीद वो एक नाम दे दिया, जैसे आप किसी को श्री 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 करके बोलते हो या मिस्टर लगाते हो, मिसेस लगाते हो या सम्मान के साथ उसके आगे कुछ ऐड करते हो, तो हमें स्वर्गीय बोलना नहीं पसंद है, हम स्वर्गीय नहीं बोल पाते हैं। जितनी बार मेरे घर में ये आवाज़ आती है ना कि शुभम के आगे स्वर्गीय लगा है, उतनी बार हमारे दिल टूटते हैं, उतनी बार हम टूटते हैं। अगर अपने आप को मजबूत करके मैं खड़े होके बोलती हूँ ना शहीद शुभम द्विवेदी, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरा डिसरिस्पेक्ट है इंडियन आर्मी को। अब वो चीज है ही नहीं। खुद के लिए इज्जत चाहिए, मुझे शुभम द्विवेदी के लिए इज्जत चाहिए, मुझे उसके लिए एक सम्मान चाहिए। वो आप कैसे भी दो, वो सम्मान एक जो शब्द होता है ना, जो हम और आप एक दूसरे को सर मैम बोल के सम्मान ही तो देते हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिट तो मिल नहीं जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी चीज की है। शहीद मत दो,
तो क्या आपने इसके खिलाफ कोर्ट में भी कुछ किया है कि सिर्फ आप सरकार की ही तरफ देख रहे हैं कि शायद सरकार हमारी कुछ मदद करे इस चीज में? उम्मीद में तो हूँ कि सरकार ही मदद कर दे। कोर्ट में जाना तो लास्ट पैरामीटर है, वो तो हर इंसान के पास, हम भारत के नागरिक हैं, वो तो हमारा राइट है। पर अभी आप कोर्ट की तरफ नहीं, अभी आप सरकार की तरफ ही निगाहें रखे हैं कि कुछ हमारी, जिस तरीके से आप लोगों ने उस टाइम हमारी मदद के लिए आगे आए थे, तो इस चीज में आप देखिए कि हमारी मदद क्या जरूरी है मैम। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप उन 26 लोगों को सम्मान नहीं दे सकोगे तो आप अपने देश में टेररिज्म से लोग ऐसे ही मर जाएंगे और उनको कोई जानेगा भी नहीं, उन्हें पहचानेगा भी नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वो आपके घर की लड़ाई में शूट आउट में नहीं मारे गए हैं, वो आपके देश में टेररिज्म में मारे गए हैं। ये एक नॉर्मल आइडियोलॉजी लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये नॉर्मल चीज है कि मैं ये बहुत नॉर्मल चीज रख रही हूँ आपके सामने कि ये घर की लड़ाई नहीं थी, मोहल्ले की लड़ाई नहीं थी, ये देश की लड़ाई हमला था, ये आपके देश में हमला था, ये आपके देशवासियों पे हमला था। आपकी वहां पे जो महिलाएं छोड़ी गई आपके देश की, उनको बोला गया जाओ जाके मोदी को बताओ, जाओ अपनी सरकार को बताओ। तो ये क्या, किसको मैसेज था? ये हमारे पर्सनल उनसे लड़ाई तो नहीं थी, हमारा पर्सनल ग्रज तो था नहीं। और तब भी आपने कुछ नहीं किया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ तो मुझे लगता है मेरे आसपास के लोग ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं। मेरे को इतने लोग इसी बात पे बोलते हैं कि शहीद क्यों करती रहती है ये हर जगह। तभी मैंने बोला मैं आपके माध्यम से शायद उन लोगों का ये उनके माइंडसेट क्लियर कर पाऊँ कि मेरा शहीद से मतलब डिफेंस वाला शहीद नहीं है। मेरा शहीद से मतलब ये है कि सिविलियंस को भी कुछ मिलना चाहिए, सिविलियंस को भी कोई सम्मान मिलना चाहिए। वो ऐसे ही मर के चले जाएंगे क्या? वो भी आपके देश में अटैक होने की वजह से। आपका बस यही है कि कुछ तो मतलब, और उसके बाद भी कुछ अभी तक नहीं है। अभी तक कुछ नहीं। अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि शुभम जी नहीं है, तो आप क्या कर रही हैं? कैसे मतलब अपना जीवन आगे किस तरीके से देख रही हैं कि अब कमाई का जरिया क्या है? क्या कोई नौकरी ऑफर हुई है आपको कि सरकार की तरफ से कि नहीं आपको ये नौकरी दी जाएगी तो आप इस तरीके से अपना जीवन यापन, क्योंकि आप ही से पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने दिया है ऐसा कुछ, तो क्या यहाँ की सरकार भी आपके लिए कुछ कर रही है ऐसा? फिलहाल तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं आपको एक अपनी मन की बात भी बताती हूँ। अभी तक तो ऐसा कोई नौकरी का गवर्नमेंट से है नहीं, और मेरी मन की बात ये है कि साल भर होने आया है और अब मुझे नौकरी चाहिए भी नहीं। मेरे हाथ पैर भगवान ने सही सलामत दिए हैं, मेरे घर से, दोनों परिवार से मैं संपन्न हूँ, मेरा ध्यान रख रहे हैं, वो आगे भी रख लेंगे। मुझे नौकरी नहीं चाहिए। आज साल भर होने आया है और अगर मैं 4-5 महीने से ही अपने आप को थोड़ा 4 महीने ही कुछ हुए हैं कि मैंने संभालना सीख लिया है खुद को। तो जब से मैंने अपने आप को संभालना सीखा है ना, मैं कुछ % अपने तरफ से समाज में जो होता है, लोगों की मदद होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए खड़े होना, स्टैंड लेना, और मैं साफ बोलती हूँ हिंदुत्व के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए खड़े होना शुरू किया है। और मैं इसी को आगे ले जाना चाहती हूँ हर दम से, कि मैं हर उस इंसान को जगा पाऊँ कि अपना देश के लिए अगर आप नहीं खड़े हो सकते, अपने देश के लिए अगर आप नहीं बोल सकते, अपने देश को अपना नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो आपको इस देश में रहने की, इस देश का खाने की, यहाँ के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। आप छोड़ के जाइए। और मैंने यही 2-4 महीने से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि हिंदुत्व जगा पाऊँ, अपने हिंदुस्तानियों में हिंदुस्तानी भावना जगा पाऊँ। कोशिश यही कर रही हूँ। तो लोग तो आपको बोलते होंगे अगर हिंदुत्व आप कर रही हैं तो इट मीन्स आप बीजेपी, ये भी काफी ट्रोल करते होंगे आपको। आप ट्रोलिंग तो इंसान सबकी करेगा, और अगर मैं एक धर्म से हूँ और अपनी रूट्स को नहीं जिंदा रख पाऊँ तो मेरा इस धर्म में पैदा होने का मतलब ही क्या है? और बहुत सच है, मेरा धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन कोई भी आंख अगर भारत के खिलाफ है तो मेरा धर्म मुझे ये भी सिखाता है कि शस्त्र उठाना सीख लो। हमारे भगवान के हाथ में अगर किताब है तो एक हाथ में शस्त्र भी है।
अगर कमल है तो दूसरे हाथ में तलवार भी है। तो वो मेरा धर्म भी सिखाता है, अपने बचाव के लिए, अपने धर्म के बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए, अपने खुद के बचाव के लिए एक आवाज़ बनना ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, और सिर्फ कोशिश ही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता भगवान मुझे कहाँ तक ले क्योंकि जाएगा। धर्म पूछ के ही वहाँ पे बिल्कुल, और मैं साफ बोलती हूँ, मेरी तो चोट ही वही है। मेरे को तो धर्म पूछ के मारा। मेरी जिंदगी भी बर्बाद की तो धर्म पूछ के ही। बर्बाद कर दी। मेरा तो सच ही वही है। अगर कोई मुझसे कहे कि ये तो हिंदू मुसलमान करती है, नहीं, मुझे उस मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है जो हमारे देश का होके है। मुझे उस मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी बात सच है कि ये जो हुआ, क्यों हुआ, जिन्हें छोड़ा गया वो किस धर्म के थे, जिन्होंने ये किया वो किस धर्म के थे, और ये जो करते आए हैं टेररिज्म, ये किस धर्म से आते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि ये हमेशा टेररिज्म एक ही धर्म से क्यों आता है। मैं नहीं कहती मुसलमान गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहती मुसलमान गलत है, टेररिज्म गलत है, और टेररिज्म हमेशा एक धर्म से क्यों आता है। जब आपको शुभम जी को दिखाया गया, जब उनके साथ ऐसा चीज़ हुआ था, वाक़या हुआ था, आपके दूसरे परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि वो तो नीचे थे, आपके ससुर, सास ससुर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ नीचे थे। उनको आपने कैसे उस टाइम, आप तो नम पड़ गई होंगी उस टाइम, क्या थी उस टाइम? दिस इज़ वेरी वेरी टफ। मैं नीचे नहीं आना चाह रही थी, मैं शुभम को छोड़ के नहीं हट पा रही थी, मैं उसको पकड़ के रखा हुआ था। फिर मुझे मेरे पापा नहीं दिखे, दिख ही नहीं रहे थे। तो एक थॉट ना, जब ये दिमाग में होता है कि उन्हें भी मार देगा क्या। मेरा और मेरी बहन, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख के ये सोच रहे हैं कि पापा भी नहीं हैं शायद। अब आप मेरे मुंह से नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाता है इंसान। मेरे दिमाग में वो आया, चल रहा था। तो मैं और शामी बौखला के वहाँ पे आसपास पापा को ढूंढ रहे। तो हमने गेट के पास पापा को देखा, उनके पास से गन शॉट निकला था, तो ही क्रॉल्ड डाउन गेट की तरफ। क्योंकि वो हमारे पास बैठे नहीं थे तो हमारे पास आ भी नहीं पाए। शायद वो हमारे पास आते तो दूसरा शॉट मेरे पिता को ही लगता। वो कितनी दूरी पे थे आपसे? वो हम थे, गेट था और पापा ऐसे, तो उनके पास से गेट पास में था, और मतलब 100-200 30 मीटर के अच्छा, गेट 30 के मीटर। गेट से 30 मीटर की दूरी पे थे। मैं वही तो कहती हूँ, सो अनफॉर्चुनेट ऑफ माई लाइफ, इट्स सो अनलकी ऑफ अस कि अगर ये गोली किसी और कोने पे चली होती ना तो हम भाग जाते। 30 मीटर की दूरी पे थे, हम हमारे पास भागने का सबसे अच्छा चांस था, लेकिन इन्होंने शुरुआत ही वहीं से करी है, गेट से, कि भाग ही ना पाए। इंसान भाग ही ना पाए, क्योंकि एंट्री एग्जिट एक ही है। और वहां पे भी हो सकता है कोई खड़ा हो, अब खड़े ही होंगे जब जो घूम घूम के मार रहे हैं, पूरी रेकी की ही होगी उन्होंने। बिल्कुल, और सेकंड्स में वहां के स्टॉल्स गायब, सेकंड्स में वहां के लोकल्स गायब। मतलब उनको पहले से पता था कि ये सारी घटना घटित होने वाली है। गन शॉट्स चले, गायब, लोकल्स थे ही नहीं वहां पे। हम वहां घाटी से नीचे आने का हमें रास्ता नहीं पता है, और ना कोई बता पा रहा है, क्योंकि वहां लोकल ही नहीं है, सारा टूरिस्ट भरा है। टूरिस्ट को पता ही नहीं है कहाँ से जाना है, वो तो बस भाग रहा है नीचे की तरफ। तो फिर आप अपने फादर के पास? मैंने अपने पापा को गेट के पास देखा, मैंने पापा को गेट पे देखा, मैं वापस भागी हूँ शुभम के पास आने के लिए। तब मेरी बहन ने मुझे पकड़ के, कौन सी ताकत से, मुझे आप उससे मिलो ना, पतली दुबली सी है, और मेरे को देखो, उसने मुझे घसीटा है वहाँ से, फिर कि ये तो यहीं रह जाएगी, ये तो जाएगी नहीं नीचे। तो उसने और मेरी माँ ने, हम दोनों को इन दोनों ने मुझे पकड़ के वहाँ से घसीटा है। मैं गेट पकड़ के खड़ी हो गई थी और छोड़ नहीं रही थी गेट, ये लोग मुझे पीछे की तरफ घसीट रहे थे, मैं गेट ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन फिर दो लोग ताकत लगाएंगे और मेरे अंदर की ताकत खत्म है पूरी। आप सोच ही नहीं पा रही होंगे कि मेरे साथ हो क्या गया है। उसके बाद 7 किलोमीटर नीचे ट्रेल है, और घोड़े नहीं है अब हमारे पास, पैदल जाना है, पैदल जाना है। पैरों में जान नहीं होती है ऐसी चीजों के बाद, मेरे पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। और आप ये भी सोच रहे हैं कि सब खत्म हो गया, हम शुभम को छोड़ दिया हमने वहां पे। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, और मैं चिल्ला रही हूँ, मैं पूरे रास्ते से चिल्ला रही हूँ। जो लोग मुझसे बात करें, क्योंकि मेरे ऊपर खून था, मेरा पूरा शरीर में खून था, मेरी बहन के पूरे शरीर में खून लगा हुआ था, क्योंकि वो भी एक टाइम पे शुभम को घसीटने की कोशिश कर रही थी। तब तक नीचे पता चल चुका था कि ऐसी घटना ऊपर घटित हुई है? कुछ नहीं पता चला,
कुछ भी नहीं, मेरा कॉल सबसे पहला गया है नीचे। जब मुझे वहाँ से हम नीचे आना शुरू किए हैं और कम से कम 15-20 मिनट बीत चुका था, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि पापा मम्मी शुभम के, कि वो तो नीचे ही वो हैं, तो नीचे हैं, कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा गलत, कहीं नीचे भी तो नहीं चल रहा है, कहीं ये तो नहीं हो रहा, कहीं वो, और मैं उनको बताऊं, कई सारे सवाल आपको घेरे हुए कि थे। मैं उनको बताऊं क्या हो गया उनके बेटे के साथ, उनका बेटा है वो। तो और मैंने फोन करना शुरू किया। पहले तो बहुत देर तक नेटवर्क नहीं मिला मुझे। फिर मेरे जो जीजा जी हैं, मेरी सिस्टर लॉ के हस्बैंड, उनसे, उनके फ़ोन से मेरी बात हुई। तो मैंने उनको बताया कि चिल्ला चिल्ला के, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रही, शुभम को मार दिया, शुभम को गोली मार दी, शुभम को गोली। मेरे अंदर से इतनी हदस के वो आवाज़ निकल रही थी ना, कि मैं आज भी वो जब सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि वो क्या झेला है हमने। और हम नीचे कैसे आए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं है, अपनी बॉडी ऐसे पहाड़ पे छोड़ दी और घसीटते हुए नीचे आए। तो पूरा आप भी शरीर जख्मी। में चोट, मेरे माँ बाप 60 साल के हो रहे हैं, उनके शरीर में चोट, फिजियोथेरेपी ली उन्होंने महीनों भर, इतनी चोटें लगी थी उनके शरीर में। ये ट्रॉमा आप सोच सकते हो किसी इंसान की लाइफ से कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। उन्होंने सिर्फ 26 लोगों को ख़त्म नहीं किया है, उनके साथ जो फैमिली का ट्रॉमा छोड़ा है, उनकी बीवियों के अंदर जो ट्रॉमा छोड़ा है, उनकी जिनके बाप को उनके बच्चों के सामने मारा, उन बच्चों के अंदर पूरी जिंदगी का ट्रॉमा है ये। फिर मेरे देवर ने मुझे कॉल किया कि भाभी क्या हुआ उस नंबर पे, और मैं उसको चिल्ला चिल्ला के से, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, शुभम को गोली मार दी, शुभम को गोली मार दी, शुभम को गोली मार दी। मेरे मुंह से और कुछ निकल ही नहीं रहा था। फिर नीचे ये लोग आसपास जो पुलिस वाले चौकी वगैरह थे, वहाँ पे भागना शुरू किया इन लोगों ने कि ऊपर कोई कि ऊपर ऐसा हो गया है और ऐसा ऐसा गोलियां चली हैं, ये है वो है। नीचे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है। वो लोग पापा मम्मी लोगों से कह रहे हैं आप शांत हो जाइए, फालतू की अफवाह मत फैलाइए, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। और जबकि उनके बेटे के साथ मतलब उनकी बहू ये बात बोल, मैं अपने पति के बारे में ऐसी अफवाह फैलाऊंगी, मैं पागल हूँ। और आपके उस टाइम फोन ओन सारे, एक आपने बोला था कि आपका फोन वहां गिर गया था। मेरा फोन गिर गया था। ये हम शुभम के फोन से बात कर रहे थे, ये जो मैं अपने फादर इन लॉ से बात कर पा रही थी, मैं शुभम के फोन से बात कर रही थी, क्योंकि शुभम के फोन, वो भी यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ, कोई यकीन नहीं कर पाया था। हाँ, कोई भी नहीं। मैं नीचे आई हूँ, मेरे को अपने सामने जेएन के ऑफिसर्स दिखे थे, तो उन दोनों से पूरा खून में जब इंसान सना हो तो वो इंसान झूठ नहीं बोलेगा। वो बोला, मैंने और मेरी बहन ने उनको हाथ जोड़ के, हम जमीन में बैठ के हाथ जोड़ के उनको बता रहे हैं कि ऐसा हो गया। वो हमसे, उन्होंने सिर्फ एक शब्द थे, हम मदद नहीं कर सकते। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स आपसे कह रहे हैं कि हम मदद नहीं कर सकते। ये साफ शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस। वर्दी उतार के फेंक देनी चाहिए उनको, अपनी वर्दी उतार के फेंक देनी। आप भागते तो, आप दो थे, आप अनाउंस करते, आप लोगों को अलर्ट करते, आप मदद बुलाते। उन्होंने कुछ नहीं ऐसी, मेरे मुंह पे ये बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिसको हुआ है आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। उसको ले आओ यार, मैं उनसे यही बोली थी, उसको ले आओ नीचे, मैं ये बोल रही थी उनसे। क्योंकि आपको ना रास्ता पता है ना कुछ पता है, वहाँ नहीं मालूम मैं कैसे ऊपर जाना है, कहाँ से हम आए, कौन से रास्ते से हैं, हमें जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते से वापस नहीं आए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था नीचे कहाँ से आना है। हम बस नीचे जो दिख रहा है हम चलते जा रहे हैं, नीचे ऐसे आए हम नीचे। हाथ जोड़ रही हूँ मैं वहाँ लोगों के, घोड़े फिर वालों ये के जो हाथ जोड़ रही हूँ। मीडिया वाले थे ये, या और जो वहाँ पे, ये कैसे मतलब ऊपर कैसे गए और कैसे आप लोगों, आपने हर जगह देखा होगा कि मीडिया मुझसे वहाँ डायरेक्ट बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, सब मैं नीचे आई, तो मेरी बहन और मेरी जो नंद है, हम तीनों का दिमाग ये काम किया कि वो नीचे आके उन्होंने यहाँ पे गोली चलानी शुरू कर दी, तो हमारे माँ बाप सब मार दिए जाएंगे। अब हमारा दिमाग क्या काम कर रहा था, इनको बचाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अब अगला क्या होगा। हाँ। इनको बचाओ। तो हमारे जीजा जी के एक रिलेटिव है जो आर्मी में है, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कहीं से भी आर्मी क्वार्टर पहुँचो, आसपास का जो भी आर्मी क्वार्टर है वहाँ पहुँचो। तो हम पूरे परिवार को, हम ट्रैवलर में थे, बैठाल के हम लोगों ने आर्मी क्वार्टर पहुँचे हैं कि अब हमारे माँ बाप सेफ हैं। क्योंकि इसके पहले तक तो हमें यही लग रहा था कि कहीं से भी आके मार देंगे, तो ऊपर है तो नीचे भी होंगे, क्या पता हम जैसे नीचे आए हमारे साथ ये भी नीचे आ गए हों। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस जगह। ये भागे भी वहां से ऐसे ही होंगे, जब भीड़ नीचे भाग रही है वो साथ ही में भागे होंगे, क्या पता। और
ये ऐसी चीजें है ना कि आप रिएक्ट तुरंत करोगे तभी आपको पता है क्या सही रिएक्शन है, क्योंकि हम अगर वहाँ ये सोचते कि नहीं हम शुभम को बचाने चलते हैं ऊपर, शुभम को ले आते हैं ऊपर, तो हम अपने माँ बाप भी खो देते उस दिन, क्योंकि गोलियां तो वहाँ आधी घंटे चली हैं ऊपर। उन्होंने पूरा नरसंहार किया है। और ये साफ मैं बोलती हूँ, ये हिंदू नरसंहार हुआ है, क्योंकि धर्म पूछ के मारा धर्म ना। पूछ के मारा है। हिंदुओं आपका को मेन तो मारा यही है ना कि मुझे और धर्म पूछ के क्यों मारा धर्म है? पूछ के मारा है। टेररिज्म अटैक क्या होता है, आप सबको मारते हो, तो टेररिस्ट कोई भी हो, सबको मारते हैं। हाँ। फिर वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी कुछ नहीं देखते। बट यहाँ तो हम धर्म पूछ रहे थे ना। और एक और बहुत लोग बोलते हैं कि एक मुसलमान भी मरा है, एक मुसलमान भी मरा है। तो ये सोचो ना, एक ही मुसलमान क्यों मरा है? इतने मुसलमान थे वहां पे, अलग किया गया मुसलमानों को, इतने लोग वहां मुसलमान बच के आए हैं, तो वो तो एक ही क्यों मरा है? वो गलती से मरा हो सकता है ना। और अगर अभी यही दूसरी सिचुएशन होती कि 26 हिंदू और 26 मुसलमान और एक हिंदू मरा होता, तब ये लोग यही कहते हैं कि वो गलती से मर गया होगा। यहाँ एक मुसलमान मरा है तो इतना लोग छाती पीट रहे हैं अपनी कि एक मुसलमान भी तो मरा है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? भाई वो गलती से मर गया है, नहीं तो मरना होता तो 26 नहीं होते वहां पे लोग, 300 लोग होते। मैं भी नहीं होती यहाँ आज बैठी हुई आपके सामने। जब ये सारी घटना घटित हुई है, आप नीचे उतरे और आपने अपनी मदर इन लॉ को ये उन्होंने सुना, उनका क्या मैं रिएक्शन? किसी को बता नहीं पाई। मैं नीचे जब मैंने अपने घर वालों को देखा ना, तो आई ब्रोक। मैं जमीन में बैठ के अपना सर अपने आप को पटक पटक के, अपने आप को मार मार के, इंसान जैसे करता है, जैसे उसके इमोशंस निकलते हैं, मुझे सुध बुद्धि नहीं हुई नीचे आने के बाद। वो तो रियलाइजेशन की थोड़ी देर बाद, ये 15-20 मिनट नीचे आने के बाद हमें हिट हुआ कि ये नीचे भी आ सकते हैं। तब आप लोग निकले हैं? तब हम वहाँ से निकले। नीचे आने के 15-20 मिनट तक हम नीचे ही रहे हैं, जहाँ आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैं जमीन में लोट रही थी रो रो के, सिर्फ क्या हो गया, क्या कर दिया, क्या कहूँ, क्या बोलूँ मैं शुभम के माँ बाप को कि वो मेरे साथ मेरे बगल में था 2 मिनट पहले, मैंने उनका बेटा बचा नहीं पाई। मेरे को आज भी लगता है कि मेरे बगल में ऐसा कुछ हुआ और मैं उनको ये बात बता रही हूँ, मैं उनका बेटा नहीं बचा पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई वहां पे। मैं क्या, वो 26 औरतें, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब AK-47 सर पे रख देगा कोई, तो क्या कर सकते हो आप? AK-47 से लड़ोगे कैसे? मारपीट से, लाठी से तो लड़ा जा सकता है, आप एक बंदूक से कैसे लड़ोगे? आप एक सोच से कैसे लड़ोगे? जो वहां टारगेट ही कर रहे हैं कपल्स को, जो वहां ये टारगेट ही करके मार रहे हैं कि एक बीवी के सामने उसके पति को मारना है, उस सोच से कैसे लड़ोगे? अब आपके पति के साथ ऐसा हो जाए, आपके अंदर सुध-बुध बचेगी लड़ाई करने की? मुझसे बोला है 2-3 लोगों ने ये तक कि अरे लड़ जाती, इतने लोग थे, लड़ जाते मिलके। कैसे लड़ सकते थे? क्या एक ही जगह थी सारे लोग? ऐसा तो पॉसिबल थोड़ी नहीं होगा, सब अलग अलग जगह है भाई। और हम वहाँ पे टूरिस्ट हैं, हमारे हाथ में ना, हमारे हाथ में गोली, उनके हाथ में, हमारे हाथ में क्या? विनय नरवाल नेवी, वो डिफेंस से था वो, उसने कोशिश की होगी लड़ने की 100%। डिफेंस के माइंड ही ऐसे चलता है। बचा पाया वो खुद को? लड़ा होगा वो, नो डाउट वो लड़ा होगा, क्योंकि वो डिफेंस है, डिफेंस का रिएक्शन ही आता है। वो को अपने हाथ से ही लड़ने की कोशिश की हो उसने, लेकिन उसके पास भी तो गन नहीं थी, उसको भी तो गोली से छल्ली किया गया, कैसे लड़ता वो? उसके अलावा भी एक और डिफेंस में थे, वो इंडियन नेवी में थे, मुझे अरुणाचल प्रदेश से हैं वो, मैं उनकी वाइफ जानती हूँ, मेरी बात होती है उनसे, वो भी डिफेंस में थे, इंडियन डिफेंस सिस्टम से। पर कर क्या सकते थे? क्या कर सकते? उन्होंने बचाने की कोशिश करी थी लोगों को, ताड़ के दूर से देख के कि ये आदमी बचा रहा है, उसके पास जाके फिर उसको मारा। उसकी वाइफ से मेरी बात हुई यार, वो क्योंकि वो डिफेंस है, उसका पहला रिएक्शन ही यही है कि लोगों को बचाओ, लोगों को बचाना। वो लोगों को बचा रहे थे वहां पे, और उस लोगों ने देख लिया कि ये बंदा बचा रहा है, तो उन्होंने मारा उसको। उसकी बीवी जो है ना, मेरी बात हुई उससे, 16 साल डेट किया उन लोगों ने, और उसके बाद शादी हुई। 16 साल, मतलब दे वर स्कूल, हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स टाइप के।
और उसके बाद उनकी शादी हुई, शादी दिसंबर में हुई, फरवरी में, अप्रैल में ये घटना हुई, दिसंबर शादी हुई थी। मतलब जितने भी लोग देखे जाएं जिनकी नई शादी हुई थी, अधिकतर वही टारगेट मुझे लगता है ज्यादा हुए हैं। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र की जितनी 6 फैमिली है उन सबके बच्चे हैं, बच्चे बड़े हैं। अच्छा। शादी को उनके 30-35 साल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका कपल्स को टारगेट था, और जिन वो अब घूमने फिरने यूजुअली यंग कपल्स जाते हैं। अब आधे लोगों को तो यही लगता है कि मैं अपने हनीमून पे गई थी, जबकि मैं तो फैमिली ट्रिप पे गई थी। आधे लोग को तो मेरे लिए भी हाँ, ये काफी लोगों को लगता है कि आप हनीमून पे गए थे, और किसी को ये भी नहीं पता था कि आपके ससुराल वाले भी आपके साथ गए थे। 11 लोग गए 11 लोग गए थे। आई विल शेयर यू द फोटोज। अब ये पॉडकास्ट है ना, तो फोटोज जी, फोटोज भी हम डालेंगे साथ में, कि लोगों को पता चले कि नहीं, पूरा परिवार गया था, मायका पक्ष भी और ससुराल पक्ष भी, दोनों लोग साथ। मतलब अच्छी बॉन्डिंग होगी तभी गए होंगे। और हाँ। इतने खूबसूरत वक्त बिताया ना सबने वहाँ पे, इतने खुश थे। देयर वाज अ वीडियो जो वायरल हो रहा था आफ्टर द इंसिडेंट शुभम का, वो मेरी लास्ट स्टोरी लगी थी, जिसमें हम उनो खेल रहे हैं और हम हंस रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है पूरे सोशल मीडिया में, क्योंकि वो मेरी 21 अप्रैल का वो स्टोरी थी मेरे इंस्टाग्राम की। 22 की ये घटना घटी। तो जब ये घटना हुई तो इंसान ऑटोमेटिकली ढूंढने की कोशिश करता है कौन है फैमिली, क्या है, तो उनको सोशल मीडिया से मिला। सबसे ज़्यादा जब हमने टीवी स्क्रीन्स में ये देखा कि कानपुर की फैमिली भी कोई गई है, तो जो जहाँ का होता है, मुझे लगता है सबसे पहले वो सोचता है कि हाँ, मेरे घर में ही ये इंसिडेंट हुई है। तो हम लोगों ने भी कि अरे ये कैसे, तो ऐसे ही कई लोग और भी होंगे जिन्होंने खंगालना स्टार्ट किया होगा कि अच्छा ये फैमिली कौन सी है, फिर बाद में दूसरी फैमिलीज को भी दिया होगा कि हाँ ये भी है। पर पहले तो इंसान यही देखता है कि अरे अच्छा, अपने घर का देखता है मेरा घर वाला सेफ है कि नहीं है। अपने लोग यही देखते हैं मेरे शहर का इंसान सेफ है कि नहीं, मेरे प्रदेश का होता है, फिर देश आता है। इंसान ऐसे ही सोचता है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स से मैं मिली हूँ, और कोइंसिडेंट देखिए, मैं इंडियन आइडल में ही मिली थी उनसे। ऑपरेशन सिंदूर के एक ऑफिसर हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर में थे, सीआरपीएफ के जवान, सॉरी ऑफिसर नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर में थे। तो मेरी उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई पहली बार। वो मुझसे आके रो रहे थे, और उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा कि दीदी मैं कानपुर का हूँ। और मैंने ये जब घटना सुनी तब मुझे लगा मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। सेम यही। फिर मुझे जब ऑपरेशन सिंदूर में रखा गया तब मुझे लगा कि मैं अपने भाई का बदला लेने जा रहा हूँ। मैं उनसे मिली हूँ। क्या आप इससे सहमत हैं कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उससे आपको न्याय मिला? देखिए, न्याय तो उस दिन मिलेगा जिस दिन आतंकवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म, आतंकवादी सोच, जिहादी सोच पूरी जड़ से जब खत्म हो जाएगी तब न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि खत्म होगा? इसके लिए मैम हिंदुओं को एक होना जरूरी है। और हिंदू से मेरा मतलब बिल्कुल धर्म से नहीं है, हिंदू मुसलमान सबसे है। हिंदू से मेरा मतलब सिर्फ ये है जो हिंदुस्तान का है, जो इस देश का है, जो इस देश को अपना मानता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है। जो एपीजे अब्दुल कलाम भी तो इस देश के ही थे, कितने ज्यादा लोकप्रिय, आज भी प्राउड होता है जब उनके बारे में बात होती है। वो भी तो यही मुस्लिम ही तो थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपना देश चुना। जो इंडियन आर्मी में लोग जाते हैं, लोग मुझसे कहते हैं आप मुसलमान बोलते हो, कितने सारे लोग डिफेंस में मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म एक है, देश इंडिया हमारा धर्म है, भारत हमारा धर्म है। तो मैं तो सिर्फ यही बोलती हूँ ना, आप अपने आप को इस देश का बना लो। अब जिस दिन इस देश का बना लोगे, जिस दिन हर मुसलमान ये कहना बंद कर देगा कि 25 साल बाद इस हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में बदलना है, ये सोच जिस दिन मुसलमानों के अंदर से खत्म हो जाएगी और वो ये सोचेगा कि 25 साल बाद हम इस देश को 100 साल आज़ादी के सेलिब्रेट करेंगे, तब शायद बदलाव आ सकता है। अभी आप जैसे आपने बताया कि हिंदू मुसलमान में आप इस चीज़ में फ़र्क नहीं है, जो देश का मुसलमान है जो वो देश का है। आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट किसके आते हैं आपको ट्रोल करने के लिए? हिंदुओं के, अपने ही लोगों के। मैं वही तो मैं बता रही हूँ, मुझे चिढ़ है सेक्युलर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोगों से, क्योंकि ये इधर के भी नहीं हैं, ये उधर के भी नहीं हैं। ये अपने रूट्स भूल गए हैं, ये भूल गए हैं कि ये देश क्यों बना था। ये देश जब आज़ाद हुआ था तब हमने बोला था कि मुसलमान यहाँ रह सकते हैं, नहीं रहना है तो आपके लिए अलग देश बना दिया गया है।
उन्होंने चूज किया यहाँ रहना, उन्होंने ये देश चुना, उन्होंने कोई अपना धर्म नहीं चुना था उस समय, उन्होंने ये देश चुना था उस समय, और इसलिए उन्हें यहाँ रहने का मन था, रहने की इच्छा हुई, रहना उन्होंने चूज किया क्योंकि ये देश उनके लिए पहले था। आज के मुसलमान जैसा वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान आज़ादी के लिए लड़ा भी था, वो मुसलमान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे उसने। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या ये ब्रेन वॉशिंग है लोगों के अंदर कि ये पाकिस्तान की ज़ुबान बोलने लगे हैं, ये बांग्लादेश की ज़ुबान बोलने लगे हैं, ये ईरान में एक इंसान मारा गया है उसकी ज़ुबान बोलने लगे हैं, जिसकी सोच ऐसी है जो औरत को एक जानवर समझता है, जिसके हिसाब से शादी करना 8 साल की उम्र में लीगल है, उस इंसान को ये अपना भगवान मानने लगे हैं। मैं नहीं अगेंस्ट हूँ, आप अल्लाह पे मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आपका अल्लाह ये सिखाता होगा कि अपने देश से गद्दारी करो। ये जितने लोग उस ईरान के आका के मरने पे रो रहे थे, ये अपने इंडियन आर्मी में जब लोग मरते हैं तब कहाँ रहते हैं? और पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम के बाद बहुत मुसलमान निकले बाहर, लेकिन आप तादाद देखिए इसके बाद कितने लोग बाहर निकले और उसके बाद कितने लोग बाहर निकले थे। मैं तो कहती हूँ उस समय जो मुसलमान निकला था वो हमारा मुसलमान है, वो इस देश का मुसलमान है, क्योंकि वो पहलगाम के लोगों के लिए निकला था, वो पहलगाम में हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ था उनके लिए निकला था। लेकिन उसके ईरान के वो आका के मरने के बाद जो मुसलमान निकल रहे हैं और बोल रहे हैं एक खमीनी मारोगे हम 1000 खमीनी पैदा करेंगे, ये क्या सोच है? क्या सोच है? वो आतंकवाद सोच का आदमी, उसको आप अपने देश में क्यों लागू कर रहे हो? आप अपने देश के लोगों को मानो ना, आप एपीजे अब्दुल कलाम को मानो ना, आप क्यों नहीं मानते उनको? जितने लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है आप उनको मारो, उनके नारे लगाओ, हम आपके साथ नारे लगाएंगे। लेकिन आप किसी ऐसे इंसान के नारे लगाओगे जो आपके देश के अहित में हिफाजत करता हो, जो एक ऐसी सोच को बढ़ावा देता है जिसकी सोच ये है कि जिहाद फैलाओ, इसकी सोच ही यही है। लव जिहाद क्या है? लैंड जिहाद क्या है? ये क्या है? जिहाद है ना। आप अपने धर्म में खुश रहो, हम अपने धर्म में खुश रहें, यही तो चलता आ रहा था। क्यों आप किसी को कन्वर्ट करते हो? ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कन्वर्ट करो, ये तो कोई नहीं सिखाता कन्वर्जन करना, हमारा धर्म भी नहीं सिखाता, आपका धर्म भी नहीं सिखाता होगा, फिर क्यों कर रहे हो आप? ये एक सोच है, इस सोच से लड़ने की ज़रूरत है। मैं तो अपने उन मुसलमानों भाइयों को भी बोलती हूँ, इस सोच से आप अपने ही लोगों से लड़िए जो आपके ही नाम को खराब करते हैं, क्योंकि आप शायद इस देश का सोच रहे हो लेकिन आपका भाई आप इस देश का नहीं सोच रहा है। आप उस सोच से आप अपने घर से लड़ाई शुरू करो, इस चीज़ की, अपने देश के लिए खड़ा होना शुरू करो, नहीं तो बहुत जल्दी बांग्लादेश की स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। उस घटना के बाद जिंदगी आपको किस मोड़ पे ले आई है? मतलब कैसे लग रहा है कि आगे का सफर कैसे रहेगा? पहले तो कुछ महीने तक ना सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। इतने क्वेश्चंस थे ना दिमाग में, इतने। इवन मेरे को शुभम के पेरेंट्स हो चाहे मेरी फैमिली हो, दोनों की तरफ से शुरुआत से ये रहा है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, तुम्हें जहाँ रहना है, तुम्हें जैसे रहना है, जो डिसीजन लेना है, उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था कि तुम हमारी तरफ से तुम कहीं बाउंड नहीं हो, दोनों फैमिलीज में, कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, ससुराल में रहना चुनना, वो मेरे को सही लगा, क्योंकि शुभम के माँ बाप से ज़्यादा मुझे नहीं लगता मेरी ज़रूरत किसी को भी है फॉर द टाइम। आगे नहीं पता ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या है क्या नहीं। अभी शुभम के माँ बाप को संभालते संभालते आज वो इस मोड़ पे हैं कि अगर मैं घर में 2 दिन 3 दिन नहीं हूँ तो वो ठीक रहते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं होती। वो तब हुआ है जब मैं उनके पास रहने लगी। उसके बाद खुद को संभालना इतना बड़ा टास्क लगा ना मेरे को, इतना बड़ा टास्क। मेरा प्रोफेशन डांस था, मैं वापस डांस नहीं कर पा रही, आज भी हिम्मत नहीं जुटा रहा। मैंने बीच में कोशिश भी करी, नो डाउट। मेरे 1-2 वीडियोस भी मैंने अपने सोशल मीडिया में डाले थे, वेयर आई वाज ट्राइंग, दैट्स 10% ऑफ मी। मैं अपना 100% अपने प्रोफेशन में वापस दे ही नहीं पा रही हूँ।
उसके बाद मैंने पहले भी थोड़ी बहुत मॉडलिंग ऐसे की हुई है फॉर इंडियन अटायर, एथनिक शूट्स के लिए। तो मेरी बहन का खुद का एक इंडियन क्लोथिंग ब्रांड है, तो उसने मेरे को इसमें भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करी कि दीदी वापस से ये करे, इसमें इन्वॉल्व रहे, इसमें जुड़ी रहे, मॉडलिंग में आए, ये करे वो करे। मैंने उसके लिए भी 1-2 शूट किए हैं, वो सोशल मीडिया में फोटोज है, सबने देखी है, 1-2 शूट किए हैं। बट उससे भी मन शांत हो जाना और ये कि नहीं अब ये मेरे लाइफ का आगे का टारगेट है, वो भी नहीं हुआ। तो अपने आप को समेट के वापस खड़ा करना हो ही नहीं पा रहा है। वो हर दिन खड़ा करना और फिर रात होते होते फिर से गिरना, हर दिन खड़ा करना, हर दिन गिरना, ये इतना फ्रीक्वेंट हो गया है ना मेरे साथ कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो बस लाइफ, मेरे दोनों पिता और दोनों माता मेरी ध्यान दे रही है, खासकर मेरे पिताजी लोग इस समय मेरा ऐसा पिलर बने, क्योंकि फाइनेंशियल आप स्ट्रांग नहीं हो तो टूट जाते हो। मैं अगर खुद नहीं कमा रही हूँ तो इस समय मेरे पीछे बैकग्राउंड में मेरे दोनों मतलब खर्चा जो है मुझे संभाल रहे हैं। फाइनेंशियल सेंस की खर्चा जो आपका है जीना तो बंद नहीं कर देता। नहीं, तो वो खर्चा क्या आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं, सास ससुर दे रहे हैं, वही संभाल रहे हैं? माँ बाप ही संभाल रहे हैं, दोनों घर से ही संभाला जा रहा है मुझे पूरी तरीके से, क्योंकि अपना काम मैं शुरू नहीं कर पा रही और किसी तरीके की मदद मुझे आई नहीं। तो जो है वो मेरे माँ बाप है। और क्योंकि शादी को 2 महीने हुए थे, तो इतने बड़े डिसीजन आप शादी के 2 महीने में ले भी नहीं पाते हो कि शुभम की कोई चीज़ मेरे पास पास ऑन हो, तो वो भी नहीं हुआ कुछ। एक अकाउंट भी नहीं खुल पाता है 2 महीने में। और उसके साथ साथ क्योंकि शुभम और पापा का सारी चीज़ें एक साथ थी, तो ऐसा भी नहीं कि कुछ चीज़ शुभम के नाम पे हो, हर चीज़ पापा और मम्मी के नाम पे ही। जब माँ बाप बड़े होते हैं, के नाम पे ही करता है, सब वही करते हैं, माँ बाप के नाम पे करता है। और क्या ऐसा सोचा गया था कि मैं वहां जाऊंगा ये हो जाएगा? माँ बाप के नाम पे करता है, फिर वो शादी करता है, फिर वो अपनी बीवी आती है, फिर वो बच्चे आते हैं, तब वो माँ बाप के बाद अब अपने लिए बनाना शुरू करता है। हम वहां पहुंच ही नहीं पाए, हम वहां आ ही नहीं पाए कि उसने अपना कुछ बनाया हो, कि वो मेरे को पास ऑन हुआ हो। तो मुझे लिटरली पास ऑन में तो कुछ नहीं मिला। तो अभी जो मुझे संभाला जा रहा है, मेरे को जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, वो मेरे दोनों पिताजी लोग को, खासकर मेरे ससुर जी, वो करते हैं। जैसे अभी कोई भी रेलवे में या कोई भी ऐसी दुर्घटना घटित होती है, या फिर हवाई यात्रा के दौरान कोई घटना घटित हो जाती है, तो सरकार द्वारा मुआवजा या कुछ भी ऐसे दिया जाता है, हेल्प की जाती है। आपकी कोई मदद की गई कि आपको लगे कि नहीं, इससे मैं अपना जीवन यापन कर सकती हूँ इन थोड़े से अमाउंट से? कोई मदद नहीं। और एक प्लेन क्रैश, रेलवे दुर्घटना, जो दुर्घटना है, ये तो टेररिस्ट अटैक था, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुआ है, तब आपकी कोई मदद नहीं है। मुझे दुख भी होता है ये चीज़ सोच के कि सेंट्रल और स्टेट सोचा ही नहीं उन्होंने हमारे बारे में। अगर मेरे माँ बाप इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते कि वो मुझे भी संभाल सकते, फिर क्या होता? तब क्या होता मेरा? महाराष्ट्र के कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ बेटी और माँ बचे हैं, पिता नहीं है, बेटा और माँ बचे हैं, बेटा शायद 12th में है। उनको जो भी मदद, मैं नहीं कह रही उस मदद से पूरी जिंदगी चल जाती है, या वो मदद कहीं पे भी आपके लॉस को पूरा कंप्लीट कर सकती है, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को चलाने में जो कठिनाइयां आती हैं, उस पे आज का सच यही है ना कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं। हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, ये फलाना डिमाका, कई सारे टैक्सेस पे करते हैं। जी जी, ये सब कैसे होता है? पैसों से ही तो होता है। इंसान कमाता है तभी तो खर्चे करता है, इंसान कमाता है तभी तो टैक्स भरता है, तो उसके पास वो पैसे का जरिया, पैसा इज इम्पोर्टेंट ना। मुझे अभी तक तो कुछ नहीं मिला, और अब मुझे वो भीख चाहिए भी नहीं। उसको आप एक तरीके से भीख के रूप में देख रही हैं? अब वो भीख ही, अब भीख के रूप में देख रही हैं कि मैं, मतलब मेरे आंसू नहीं दिखे आपको? 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है। अगर मैंने क्या किसी ने आश्वासन भी दिया कि नहीं ये आपको मिलेगा या आपको किया जाएगा? ऐसा कोई उस टाइम भी नहीं दिया गया था? कोई ऐसा आश्वासन मुझे कभी भी कहीं से भी नहीं आया कि ये होगा ही। हाँ, मेरे फादर इन लॉ सीएम सर से मिलने गए थे, तो उन्होंने ये बात रखी थी, तो सीएम सर ने बोला कि जो भी आप परिवार डिसाइड कर ले वो हम करना चाहते हैं शान्या के लिए।
आप दोनों परिवार डिसाइड करके हमें बता दो, हम वो करेंगे ईशान्य के लिए। उन्होंने बोला कि हमें खुद है उस आपके बच्ची के लिए, हमें भी दुख है, हम चाहते हैं करना। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही करना चाहते थे, बोला उन्होंने, बट अभी उस चीज़ की प्रतिक्रिया हुई नहीं, प्रभावी ढंग से उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। आगे क्या है वो ईश्वरी जाने या वो जाने। आप मुझे फॉर टिल टाइम पूछोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये चलो मेरा नसीब, मेरे माँ बाप ने मुझे संभाल के रखा, उन लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर मैं अकेली होती, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं होता, मुझे कौन संभालता? इस देश की दुर्घटना में ये हुआ ना, रोड एक्सीडेंट थोड़ी हुआ था। रोड एक्सीडेंट में भी इंश्योरेंस तो मिल ही जाता है, क्लेम करने पे उसका भी पैसा मिल ही जाता है। और इस आपने तो जीवन साथी खोया है, जीवन ही खो दिया है। और आपका जो इंश्योरेंस वाला क्लॉज जो होता है ना, उसमें भी टेररिज्म से लेके अगर किसी को कुछ होता है ना तो उसका कोई क्लॉज नहीं। आप कोई भी ये बात बता दो, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसका कोई क्लॉज नहीं। मतलब एक दुख वो रहा, और अगर माँ बाप संभालने वाले ना होते तो एक दुख ये भी है कि क्या खाते। आजकल रोटी कपड़ा मकान का भी जुगाड़ नहीं हुआ है ना, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये है कि हम लोग हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं। शादी के बाद तुरंत बाद हम जॉब नहीं करने लगते हैं। इवन मैंने शादी के 6-7 महीने पहले, मतलब 6 महीने हुए थे मेरे को शुभम को जाने हुए, लेकिन मैंने उससे कुछ समय पहले ही जॉब छोड़ी थी क्योंकि मैं अपना एक प्रोफेशनल कोर्स करने दिल्ली गई थी। तो जब दिल्ली से मैं वापस आई थी अपने डांस का प्रोफेशनल कोर्स करके, तब मैंने सोचा था मैं स्टूडियो पे अपने डांस क्लास पे फोकस करूँगी, बट तभी मेरी शादी की बातचीत शुरू हो गई और चीज़ें ऐसी होती गई कि हाँ अब शादी की बात करना है। इवन जब हम कश्मीर में थे तो मेरे और शुभम का एक कॉन्वर्जेशन भी यही हुआ था कि यहाँ से वापस जाके लेट्स स्टार्ट विथ वर्क, तुम अपना काम में फोकस करो, मैं भी अपने काम में फोकस करता हूँ, तुम्हारा काम शुरू करना है वापस से। सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव थे। मैं तो कह रही हूँ ना, शुभम जैसा पति अगर हर वाइफ को मिल जाए ना, तो आजकल ये जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें, रिश्ते टूट रहे हैं, ये चीज़ नहीं। और ऐशान्या जैसी वाइफ भी शुभम जी जैसे हस्बैंड को मिल जाए तो लाइफ में जो आप बोल रहे हो ना, तलाक वाला शब्द ही ना रहे, है ना। कई लोगों का ये भी होगा कि शुभम जी के बाद भी आप किसी और को कभी क्या लाइफ में ला पाओगे? देखो, मैं अपनी ज़िंदगी का वो एक पल भी नहीं बता पाई थी क्या होना है। जब मैंने शुभम को खोया उसके 5 मिनट पहले तक तुम खुशी थे, तो अभी 10 साल बाद, 12 साल बाद, 10 महीने बाद कभी भी क्या होना है मैं नहीं बता सकती। लेकिन अभी आप मुझसे पूछोगे तो शादी एक बार होती है, एक पति होता है। मेरी शादी हो गई है, मेरे पति शुभम द्विवेदी है, मैं तभी अपने आप को ऐशान्या शुभम द्विवेदी बोलती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। मेरी फर्स्ट टाइम जब बात भी हुई थी आपसे जी, तो शायद उस दिन आपकी एनिवर्सरी थी, या 12 फरवरी जी। तो उस दिन आपने मुझसे बोला था कि आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है। हमारी व्हाट्सएप पे चैट हुई थी। जी जी जी। तो मैंने भी आपको विश किया था कि आपकी, तो उस दिन आप क्या, मतलब पूरा दिन आपका कैसा, क्योंकि 1 साल हो गया था शादी को। जी, शुभम जी के साथ होती तो अलग ही चीज थी। अरे we would have been traveling। वो ट्रैवल का इतना शौकीन शुभम, मतलब उसका बस चले 2 दिन की छुट्टी मिली, चलो कहीं घूम के आते हैं, इतना शौकीन ट्रैवल का। और मैं ये उसका सपना तो जरूर जीती रहूंगी कि ट्रैवल करने का सपना उसका मैं हमेशा जीऊंगी, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सपना था उसका कि मुझे ट्रैवल तो हमेशा करते रहना है, और ये मैं भी हमेशा करती रहूंगी। तो उस दिन अगर शुभम होते तो हम तो किसी और कंट्री में ही होते, कहीं तो घूम रहे होते, कहीं बहुत बढ़िया से बॉन फायर एंजॉय कर रहे होते। बट एनीवे, भगवान ने जो लिखा है वो सामने है। माई फैमिली, अगेन आई टेल यू, माई फैमिली एंड माई सिस्टर्स आर माई पिलर। मेरे भाई बहन और मेरे माँ बाप अगर मेरा मुझे संभाल के नहीं रखते ना, तो शायद मैं पूरी तरीके से बिखर गई होती। उस दिन भी सुबह से मेरी बहन आ गई घर, मेरी नंद आ गई घर, वो मतलब सुबह से आ गए थे वो घर, और परमानेंट हम लोग घर पे थे साथ में। वो केक भी लेके आई थी मेरे लिए छोटा सा, और तो मेरी हिम्मत नहीं थी कट करने की, तो मैंने कहा ऐसे ही सब में बांट देते हैं अपन सब लोग शेयर करके। मैं काटने की हिम्मत नहीं थी केक की। उसने बोला भाभी जैसा आपका मन करे।
ना मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो हमने उस दिन क्या किया मैं बताती हूँ। हमने 12 फरवरी 2025 को जो जो हम कर रहे थे कि इस समय हम ये कर रहे थे, इस समय वो करने जाते हैं, इस समय हम तैयार ये बातें करी हमने पूरे दिन हमने क्योंकि सिर्फ यही बातें जैसे अब आजकल तो ये हल्दी हल्दी वाली रस्में और ये मेहंदी होता है, पर मैंने देखा है कि हमारी जो कानपुर में पहले की जो उसको धान दरेती या है ना, ये बोला जाता था। हमारे यहाँ हल्दी का कोई टर्म नहीं था कि हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, तेल चढ़ाना। हाँ, और एक चीज मैं आपसे और बोलूंगी, एक जूता चुराई की रस्म होती है ना जी। तो उस रस्म में क्या हुआ था, मतलब उस रस्म में क्या आपकी छोटी बहन को वो मिला था जो वो चाहती थी, या ही गॉट हर डायमंड्स इयररिंग्स, उसने शामवी के लिए डायमंड इयररिंग्स लिए थे और बाकी जितने भी और छोटी छोटी जो हाँ के लिए उसने एनवेलप में पैसे दिए थे। अच्छा। बट क्योंकि शामवी मेन साली होती है हाँ। तो उसके लिए डायमंड के इयररिंग्स लेके आए थे एंड शी लव्ड इट। अभी भी व्हेनेवर शी वेयर्स इट शी थिंक्स अबाउट हिम। और बहुत सारी चीज़ों में शाम्भवी इतनी कनेक्टेड हो गई थी इतने कम टाइम में शुभम के साथ, और शुभम ने हमें कनेक्ट भी ऐसे कर दिया था। शादी से पहले मैं अपनी नंद, अपने इन लॉज, इनसे इतनी कनेक्टेड थी और वो मेरे घर में इतना कनेक्टेड था कि लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी को 2 महीने हुए। ऐसा लग रहा था हम तो कब से जानते हैं, चिल करते हैं साथ में। वो सारी चीजें लगता है सब ईश्वर ही करा रहे थे, ईश्वर ही कराता है कि ये इनकी ऐसे बातें कैसे करोगे, संभालना है इस लड़की को तो परिवार को, बाद में ये बातें कैसे, उनकी याद कैसे आएगी। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद इतना याद, भाई 2 महीने की शादी में कितना चीज, क्योंकि 4 दिन के लिए हमारे यहाँ चौथी की रस्म होती है, जिस उसके चौथी रस्म में 4 दिन बाद लड़की अपने घर चली जाती है, फिर उसके बाद हस्बैंड लेने जाता है, फिर उसके बाद हल्दी, वो होली में भी हाँ, क्योंकि उसके बाद बीच में एक मेरी बहन के काम से भी मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली गई थी, तो एक चीज 15-20 दिन तो एक तरीके से आपने घर में ही बिता दिए। घर में उसके बाद का सारा टाइम हमने ट्रैवलिंग में बिता दिया मैंने, शुभम ने। तो मैं अपने इन लॉज को शादी के बाद नहीं जान पाई हूँ। मेरी जो उनसे कनेक्शन था वो शादी के पहले जो हुआ था और शुभम के जाने के बाद जो कनेक्शन हुआ है, क्योंकि ये 2 महीने में हम ही इतना घूमते फिर रहे थे, हम ही इतना मजे एंजॉय कर रहे थे। मतलब शुभम को पार्टीज का बहुत शौक था और जब से वो गए तब से मैंने पार्टी की नहीं है। कानपुर में अच्छा कहाँ जाते थे आप लोग? दिल्ली। हम नहीं, जैसे होता ना ये स्ट्रीट फूड खाने, हाँ, कि गोलगप्पे, अब यहाँ गोलगप्पे कहाँ, बताशे कहे जाते हैं। हाँ, जैसे कि शाम को पापा मम्मी को बैठाला गाड़ी में, चलो बताशे खाने। तो हम नवीन मार्केट गए, वहाँ पे पूरा शॉपिंग करके सारी, पहले शॉपिंग करी, फिर वहीं से बताशे खाए, उसकी एक बहुत फेवरेट स्पॉट है बताशे का, वहाँ खाया। फिर बेलपुरी का एक बहुत बड़ा अच्छा स्पॉट है नवीन मार्केट में, हाँ, वो सारा किया। और इसके अलावा भी स्ट्रीट फूड का इतना ज्यादा वो शौकीन, हम लोग हर शाम को बाहर निकल ही जाते थे। और ये सिर्फ शादी के बाद नहीं था, शादी के पहले भी मतलब मैं सिंस द डे आई मेट हिम, मैंने हर शाम उसी के साथ गुजारी है। वो शाम में ऑफिस, अपने ऑफिस से निकल के जब काम वाम रैप अप करके घर के नीचे, आओ चलो घूम के आते हैं। एंड पापा मम्मी भी लाइक आप तो शादी हो रही है, जाओ। 13 को हमारा 13 अक्टूबर को हमारा रोका हुआ था। उसके बाद से एवरी डे हमने साथ में घूमा है, हर दिन हम शाम को साथ में बाहर हैं, डिनर कर रहे हैं, तो स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं। तो इवन शादी की सारी शॉपिंग हमने साथ में करी है, हर एक चीज़। दिल्ली से मेरी पूरी शॉपिंग हुई थी, तो हम यहाँ से 1 हफ्ते का टाइम लेके जाते थे कि वहाँ पे एंजॉय, हाँ, वहाँ पे भी। और हम सब सारे शुभम, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, शुभम की सिस्टर, उनके हस्बैंड, ये हम सब साथ में जाते थे। मतलब 6-7 लोग सिर्फ शादी की शॉपिंग करने जा रहे थे। तो सोचो, इट्स मोर ऑफ अ पार्टी, रोज ही पार्टी कर रहे थे। इट्स लाइक दैट। मैं वही कह रही हूँ ना, मेरी 6 महीने 22 दिन शुभम के साथ ऐसे गए हैं ना, जिसको मुझे लगता है कि मैं 6 साल भी मान के चलूँ तो भी कम है। मेरे को लगता है मैंने जिंदगी जी ली उसके साथ। वो पूरी जिंदगी एक कहते हैं ना, जिया के चले गए। मेरी 13 को रोका हुआ है, उसी की 17 तारीख को करवा चौथ था, अरेंज मैरिज, तुरंत रोका। कौन रखता है करवा चौथ? कोई नहीं। मेरे मन से आया मुझे करवा चौथ रखना है, और वही एक करवा चौथ में कर पाई। मैंने कभी उसके बाद मौका ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ तो करवा चौथ का वो वाला सीन है ना कि नहीं रख सकते हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, रोका हो गया तो मतलब पर पूछ के हाँ, तो सबका ये था कि नहीं रख सकते। नहीं, क्योंकि वो वाली चीज होती है ना कि अभी शादी इतना कोई ध्यान में नहीं, पर आपने उनके लिए कि आप मान चुकी थी। अब तो रोका हो गया है, तो यही है, अब तो सब कुछ यही है, तो इसकी लंबी उम्र के लिए तो करनी है ये व्रत।
ठीक है, पर जो था। कोई नहीं, आपने भी, उन्होंने आपको वो चीज़ें भी खुशी दी हैं जो शायद आप इतने सालों में ना, उन्होंने सारी खुशियाँ आपको एक ही बार में दे दी। मैंने दिवाली मनाई है उसके साथ, जबकि दिवाली मेरी शादी के बाद पड़ी थी। शादी के पहले वाली दिवाली शुभम अपने घर पे सब पूजा वूजा एवरीथिंग सब करके मेरे घर है, फिर हम लोगों ने साथ में पटाखे छुड़ाए हैं, साथ में हम लोगों ने पूरी मस्ती मजाक किया है, और करवा चौथ वाले दिन भी ही टुक मी आउट फॉर डिनर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हर त्योहार मना लिया उसके मतलब वो जो थे, वो वाली जो लाइफ थी आपकी, वो कह सकते हैं कि खुशियों भरी ही थी, और उनको अभी भी आप सोच सोच के खुशी होती हो। फास्ट फॉरवर्ड में जी है। मुझे 6 महीने 22 दिन इतने फास्ट फॉरवर्ड में गए, मुझे लगा कि एक बुक खोली मैंने 1 अक्टूबर को, वो बुक मेरी 22 अप्रैल बंद हो गई। उसका आखिरी पन्ना इतना गंदा है, वो सोचना भी लेकिन नहीं चाहते। वो सारी पूरी जो बुक है वो इतनी खूबसूरत है कि मैं इसको पूरी जिंदगी पढ़ के जी सकती हूँ। फैमिली और फ्रेंड ने कैसे सपोर्ट किया है आपको अभी? देखिए, परिवार सबसे बड़ा पिलर होता है, तो परिवार ने तो एक मजबूत पिलर की तरह सपोर्ट किया, और दोस्त मुझे कुछ कुछ टाइम पे बाहर ले जाना, बाहर घुमा फिरा देना, और जब जैसे होली है, दिवाली है, ऐसे त्योहार हैं जिसमें परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सब घर आ जाते हैं कि शुभम के पेरेंट्स के साथ मनाएंगे, शुभम के घर पे मनाएंगे, ऐसे करके। या सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं बताती हूँ, जब आप घर में अकेले होते हो ना त्योहारों में, तब आपको लगता है कि परिवार चाहिए, तब आपको खालीपन लगता है, तब आपको वो इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है, और तब आप टूटते हो। ऐसे समय में अगर जब आपके दोस्त, आपके परिवार आपके साथ खड़ा हो जाए ना, तो दुख कहीं कम नहीं होता, लेकिन उस साथ में मिल के फिर उस दुख की बात नहीं होती है, फिर आप हंसी मजाक करोगे, फिर आप याद करोगे, दिमाग हटेगा उस जगह से, उसकी अच्छी बातें करोगे, उसके बारे में अलग अलग मेमोरीज की बात करोगे। इवन कभी कभी मैं, पापा और मम्मी, पापा मतलब शुभम के पापा मम्मी, हम तीनों बैठते हैं ना सिर्फ, तो हम शुभम की बातें डिस्कस करते हैं कि वो इस तरीके से करता था, वो ये कर, पापा मम्मी उसकी बचपन की कहानियां बताएंगे मुझको कि वो ऐसे ना, उसको बचपन में उसके बाबा प्रिंस बुलाते थे। नहीं, मुझे बाद में पापा मम्मी से पता चला कि उसके बाबा उसको प्रिंस बुलाते थे, कि वो एकदम गोरा सा था बचपन में शुभू, तो शुभू बोलती हूँ मैं, बचपन एकदम गोरा था तो उसको प्रिंस नाम रख दिया था मैंने। खूबसूरत सा एक राजकुमार। शुभम जी किस मोड में सबसे ज्यादा याद आते हैं? देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब मेरे को कुछ डिस्कशन करना होता है, और कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिसके बारे में मैं बात किसी से नहीं कर पाती हूँ, माँ बाप से नहीं कर पाती क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगे, और मेरी बहन को भी एंजाइटी इश्यूज आते हैं, उससे भी नहीं कर सकती क्योंकि वो भी परेशान होगी। पर हर एक चीज़ आप हर एक इंसान से डिस्कस नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप खुद तक रखते हो, तब आपको आपका लाइफ पार्टनर ही चाहिए होता है। एक लाइफ पार्टनर का रोल आप समझ सकते हो आपकी लाइफ में, चाहे वो 2 महीने की शादी हो, चाहे 2 दिन की शादी हो, चाहे 200 साल की शादी हो, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। एक लाइफ पार्टनर की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तो बहुत सी चीज़ें होती है ना कि आपको लगता है कि सिर्फ उसी से डिस्कस करनी है, सिर्फ उसी से बात करनी है, एंड देन यू हैव नथिंग। मैं उसमें पता क्या करती हूँ, आई गो आउट इन द बालकनी, आई लुक एट द मून, चांद को देख के बात करती हूँ। मैं लिटरली हैव डन दैट, चांद को देखा है और मैं सीधे, शुभम यार ऐसा 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 क्यों यार, ये तो इसको सॉल्व करो या कुछ तो करो यार, ऐसे आई डू दैट। एंड एक बार की बात है, क्योंकि किसी चीज़ का गुस्सा था, किसी चीज़ में कोई बात हुई थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था, और वो होता है ना कि वो अपने पति पे ही निकाल सकते हो गुस्सा, आप किसी को नहीं बोल सकते हो, ऐसा होता है होता है, कई बार होता है। है। जब आपको पता है कि यार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम ध्यान नहीं दे सकते थे, ऐसा होता है ना, किससे बोलो, मैं तो बोल नहीं सकती अब किसी से। तो जो मेरा बेड है, तो बेड का जो शुभम का साइड है, आई डोंट स्लीप ऑन दैट साइड, तो मैं जब सोती हूँ तो मैं उस साइड में पूरा पिलो रखती हूँ, सो दैट आई हैव आज भी? हाँ, आज भी आई स्लीप उस साइड। जब अपने घर जाती हूँ तो माई सिस्टर स्लीप्स विथ मी, वो तो मेरी आदत बचपन से है उसके साथ सोने की। बट जब मैं इस घर सोती हूँ तब मैं एक तरफ एक पूरी पिलो रखती हूँ कि शुभम है, ये सोच के फिर सोती हूँ। तो मैं, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट बेड के सामने खड़े होकर, वो साइड जो शुभम की साइड है उस पे पॉइंट आउट करके लड़ रही हूँ। मैं कमरे में अकेले हूँ, मैं वो पॉइंट आउट करके लड़ रही हूँ, थोड़ी देर बाद गई पागल हो गई। बट आई डू दैट। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कभी रात में लेटे हैं तो सपना, जैसे हम लोग कहते हैं कि सपने में कोई चीज, हाँ, मेरे को सपने आते ही नहीं, मेरे को बचपन से सपने नहीं आते तो कभी ऐसा, तो मेरे को
एक बार सपना आया है, और मेरी अभी ये जो 1 साल मेरा शादी का हुआ है उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले आया था। शुभम जी का? हाँ, और ये आ रहा है कि शुभम इज टेकिंग माई हैंड और मुझको लेके जा रहे हैं मंदिर, और कह रहा है चलो चलो भगवान जी के दर्शन कर लें, अब अपने फेरे होने हैं, शादी होनी है, अभी तो शादी शुरू होनी है, बैठनी है शादी, वो सब डिस्कशन कर रहा है। और मैं बिल्कुल तैयार वैयार हो गई, मैंने कहा 2 मिनट रुक तो जाओ, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो। ये सपना आ रहा है मुझको। मैं उठी हूँ, वो मैंने शुभम को उसके जाने के बाद पहली बार देखा। उसके पहले और उसके बाद में कुछ नहीं? मतलब वो मैंने पहली बार देखा, और मैं उठी हूँ, मैंने सीधे जाके सबसे पहले अपनी नंद को फोन किया है, मैंने शुभम आए सपने में, शुभम आए सपने में, ये करके बता रही हूँ कि बताओ भाभी पूरी बात बताओ। मैंने कहा वो पूरा शादी वाला सीन चल रहा है, नहीं छोड़, एंड यू नो व्हाट, सब दिख रहे हैं मुझको, बट एवरीबडी इज ब्लर एंड ओनली आई कैन सी मी एंड शुभम। एवरीबडी एल्स इज ब्लर, कोई नहीं दिख रहा, किसी का फेस नहीं दिख रहा, सिर्फ मैं और शुभम है। तो वो मुझसे कहे कि भैया इज ट्राइंग टू विश यू शादी को। तब मुझे उसने बताया, मैंने कहा ओ हाँ यार, मैसेज एक इस तरीके से कन्वे करना चाह रहे हैं। 10 दिन बाद तो शादी की 1 साल हो रहा है, तो तब मुझे हिट किया, मैंने कहा अच्छा ओ शुभम इज दैट्स व्हाई देयर। वो मैसेज अपना कन्वे करना चाहते थे कि मैं भूला नहीं हूँ तुम्हें, है ना? वो भूल भी नहीं सकता, मुझे पता है उसका प्यार है इतना ज्यादा कि वो जहाँ पे भी है, अगर वो भगवान जो दूसरा जन्म होता है वो भी हो गया है ना उसका, तब भी एक मेमोरी सॉफ्ट कॉर्नर उसको कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा मेरा, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो एक सोल कनेक्शन था मेरा। शुभम का जो कनेक्शन था सोल कनेक्शन था, एंड दैट नेवर गोज, सोल के साथ रहता है एंड दैट विल लिव। इट वाज नॉट अ फिजिकल कनेक्शन की बॉडी देखा और अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, नहीं। पहली मुलाकात गेट में घुसते ही देख के अगर किसी को शादी सीधे करनी है, यही है वो, तो वो सोल कनेक्शन होता है। अगर ये आपकी सोल ढूंढ रही है और अब जाके आपको वो मिला है, तो दैट वाज दैट। एंड एक और इंसिडेंट मैं बताऊंगी। आई वॉज कमिंग बैक, मैं बॉम्बे गई थी किसी काम से, तो मैं थी, शुभम के पेरेंट्स थे, हम तीनों थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, तो आई वाज सिटिंग फ्लाइट पे, तो मैंने ईयरपॉड्स लगाया हुआ था, अब एक गाने चल रहे हैं, नॉर्मली मैं बाहर देख रही हूँ, एंड एक गाना मेरा मैं शुभम को याद जब भी करती हूँ तो आई लिसन टू दैट सॉन्ग, कि यही हूँ मैं, जो सॉन्ग नहीं है आयुष्मान खुराना, यही हूँ मैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो वो सॉन्ग मैं सुनती हूँ। तो वो मुझे नहीं पता था, मेरे फ़ोन में डाउनलोडेड पड़ा था, जबकि यूजुअली फ्लाइट मोड पे तो आप सुन नहीं पाते हो, और आईफोन में वो ऐप होता है, अमेजॉन प्राइम ऐप है, तो उस पर डाउनलोड हो जाता है, तो डाउनलोडेड पड़ा था। शफल में वो सॉन्ग, दैट सॉन्ग प्लेड, मेरे कान में वो गाना चल रहा है, आई वाज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, थिंकिंग अबाउट द मेमोरी, वेरी लॉस्ट। लुक आउट द विंडो, देयर इज अ रेनबो, जस्ट फॉर सेकेंड्स, कोइंसिडेंट, कोई धूप में बारिश नहीं हो रही है बाहर, कुछ ऐसे माहौल नहीं है, बस मैं वो सुन रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, लुक्ड आउट, रेनबो। आई वाज लाइक तुम यही हो, छेड़ रहे हो जो मुझको, तुम यही हो, यही सॉन्ग बज रहा है, तुम्हें याद कर रही हो, रेनबो दिख रहा है, इट्स यू, इट्स ओनली यू। शुभम जी के माँ बाप को तो आपने संभाल लिया, अपने माँ बाप को कैसे संभाल पाती हैं? क्योंकि जो चला गया उसके लिए तो आप दिन प्रतिदिन अपने माँ बाप के सामने, अपने फादर, अपनी मदर के सामने आप, क्योंकि जो वो भी झेल रहे हैं वो भी कोई झेल नहीं सकता है। Souls live, body doesn't, right? एक बहुत कड़वा सच है कि हम शरीर से प्यार करते हैं और उसकी आत्मा अमर है। शुभम है, शुभम जीवन भर रहेंगे, हमेशा रहेंगे, पर वो फिजिकल फॉर्म पे नहीं है, मैं फिजिकल फॉर्म पे हूँ। मेरे माँ बाप को मुझे देख के हर दिन वो दुख कि अब क्या, अब कैसे, हम अभी हैं, हम नहीं रहेंगे तब कौन, ये क्वेश्चंस इतने सारे उनके दिमाग में आते हैं। मुझे पता है ये क्वेश्चन शुभम के पेरेंट्स के मन में भी आते होंगे, वो इतना प्यार करते हैं मुझको कि उनके मन में भी आता होगा कि अब ये कैसे करेगी, अब ये कैसे। पर आपके सामने किसी, मेरे सामने ना वो दिखा पा रहे हैं और ना वो माँ बाप आता होगा दोनों के दिमाग, लेकिन कोई नहीं दिखा पा रहा मेरे सामने, और वो शायद मुझे लगता है टाइम ही हील करता है ना, तो ये टाइम ही, और इसी रीजन से मैं खुश रहती हूँ। ये लोगों को लगता है ये खुश बहुत रहती है, इसी रीजन से खुश रहती हूँ। मोमेंट दे सी मी क्राइंग दे विल ब्रेक, क्योंकि जब आप अपने माँ बाप को टेंशन में देखते हो ना, और देखते हो कि वो बूढ़े हो रहे हैं माँ बाप, exactly. और हमारे बारे में सोच के और जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। मैं अपने पापा की बात बता रही हूँ,
22 अप्रैल के बाद मैंने उनको इतना फिजिकली कमज़ोर होता देखा है ना, फिजिकली, जो कि आप जिस पे आपका वश ही नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप अपने अपने अपनी सोच, क्योंकि वो आपके सामने ये बातें नहीं करेंगे कि आपको कष्ट होगा, पर आपस में हस्बैंड वाइफ, एग्जैक्टली, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब मम्मी मुझे बताती है कि वो रोते हैं ये सोच के कि क्या करेगी अब ये लड़की, कैसे जिएगी, जबकि मैं उनसे ये हमेशा कहती हूँ कि मेरी चिंता मत करो, मेरा माधव मेरे साथ है, मैं हमेशा कहती हूँ। और मैं हमेशा, आज आई बिलीव इन दिस, कि शक्ति उन्होंने दी है, बिगाड़ा उन्होंने है, वही संभालेंगे, वही करेंगे, वही संभालेंगे, मजबूत रखा है ना, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे माधव। पर वो माँ बाप की जो चीज़ है ना, अभी, और ये टेंशन दोनों माँ बाप को है। बात अलग है, पैरामीटर्स में देखा जाए तो शायद मेरे माँ बाप को ज्यादा होगी, लेकिन वो 19-20 का ही फर्क है। ये टेंशन कि अब इसका क्या, अब ये कैसे, अब अपनी लाइफ को आगे दोनों माँ बाप, दोनों तरफ के माँ बाप, ये दोनों माँ बाप की टेंशन है, पर बोल नहीं पा रहे कि अगर हमने ये बोला तो इसको और कष्ट होगा। और इसीलिए मैं खुश रहती हूँ कि मेरे को दुखी देखेंगे तो इनको और कष्ट होगा। ये ऑलरेडी कष्ट में है, ऑलरेडी परेशान। मेरी बहन, शी इज मुझसे छोटी है, 1 साल 2 साल छोटी है, उसकी भी शादी की बातचीत चल रही है। वो अपनी शादी के डिस्कशंस मुझसे नहीं कर पा रही कि दीदी को वो चीज़ ना याद आए, दीदी को वो चीज़ें याद आएंगी, दीदी वो चीज़ें सोचेगी। मुझसे मेरी मम्मी से वो लिपट के रो रही है कि मैं शादी कैसे करूंगी, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। जस्ट इमेजिन कि वो इस तरीके का ट्रॉमा, इस तरीके का डर उनके अंदर बैठा है, वो यही बोल बोल के रोती है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने अब उसको इतना समझाया है, समझने को राजी हो तब तो वो इंसान, मतलब आप, एक होता है ना कि खुद के साथ बीत रही है पर सबको संभालने की कोशिश कर रहे हो कि तुम भी संभल जाओ, मैं तो टूटी हूँ अंदर से। वो घर के बड़े पे ये आ जाता है, ये आप नहीं चाहोगे तब भी आ जाएगा। और अब ऑटोमेटिकली दोनों घर से बड़ी हूँ मैं, तो वो अपने आप ही इन बिल्ट है कि वो आएगा ही। अशाना जी, अगर आज आपको शुभम जी देख रहे हैं, मान लीजिए यहीं पे कहीं हैं वो, तो आप उनसे क्या, मतलब क्या कहना चाहोगे उनसे? I love you and I think I am falling in love with you हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा। And I am living, I live as you want me to। खुशियों के साथ जीना चाहते थे, मुझको रखना चाहते थे, खुशियों के साथ जीऊंगी। And he'll be very happy to see अगर मैं खुश रहूँ। तो आप हमेशा खुश ही रहा करिए, आंसू मत लाया करिए। And I truly love him and I'll tell you, उसको खोने के बाद उससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, और ये सच है। ये दिस इज़ नॉट फॉर द कैमराज और फॉर एनीथिंग, दिस इज़ वेरी बिग ट्रूथ। रोज प्यार में पड़ रहे हो आप? हाँ, इट इज़ लाइक कि आई सी हिज फोटोज एंड आई, यार कितना प्यारा सा है, ऐसे एकदम बच्चा वाली, वो जूम करके। इवन अभी मैं होली में की उसकी लास्ट ईयर की वीडियोस देख रही थी, वेयर ही इज सेइंग समथिंग, मैंने क्या आवाज है यार, कितनी बच्चों जैसी ऐसी बातें। तो शामी है, अभी प्यार हो रहा है तुमको? मैंने कहा हाँ, मुझे भी वही फील होता है। ठीक है, जो है सो है। शांभवी आपकी छोटी बहन, हाँ, माय यंगर सिस्टर, सबसे ज्यादा अब वो आपकी बड़ी बन गई हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, ध्यान रखती है भाई मेरा। आई टेल यू, अपना दिक्कत, अपनी एनजाइटी, अपना डिप्रेशन छोड़ के, मैं एक इंसिडेंट बता रही हूँ। सिंस द डे आई हैव लॉस्ट हिम फिजिकली, शुभम को, उसके बाद मैं 3 महीने तक इन लोगों ने मुझे अकेले सोने नहीं दिया। साथ में कोई ना कोई, या तो आरती सोती थी, आरती में सिस्टर इन लॉ, या तो मम्मी सोती थी। अब एक दिन का इंसिडेंट ऐसा था कि आरती हैड टू गो टू अपने ससुराल, जाना था उसको रात में, एंड मेरे पास रात में मैं अकेले सो रही थी। तो मैंने उसको बताया नहीं अपनी बहन को, एंड रात के 12, साढ़े 12, 1 बज रहे थे, मैंने उसको बताया नहीं था तब तक। और उसका कॉल आया, उसने कहा क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं, बस टीवी देख रही हूँ। मेरे को नींद नहीं आती है रात में आजकल, मैं 2-3 बजे तक कुछ ना पढ़ूंगी या टीवी देख लूँगी, कुछ ना कुछ, और फिर शायद सुनते धीरे धीरे तब नहीं आती, तो उसके पहले नींद नहीं आती। तो वही 2:30 कह रही हूँ, 12:30, 1 बज रहे थे। उसका कॉल आया, क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं, टीवी देख रही हूँ। अच्छा, आरती से बात कराना था। तो मैंने कहा आरती तो ससुराल गई अपने। कब? मैंने कहा आज उसको कुछ काम था।
अच्छा आंटी कहाँ है? मैंने कहा मम्मी पापा सो रहे हैं। मैं उसको ऐसे लो मेरे पास सो रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखो। हाँ 10 मिनट नहीं हुआ था, शी वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ माई डोर। दरवाजा खुलवा के? दरवाजा खुलवा के मैं गई बाहर। मैंने कहा तुम क्यों आ गई? तो दिमाग खराब है, तुम्हें अकेले सोने दूंगी मैं? ये है बहन का प्यार। यही होता है, तभी होता है ना कि एक भाई या बहन होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। नहीं तो है ना कि अपने सीक्रेट किससे कहोगे, किसको बताओगे कि आप क्या फील कर रहे हो? अपने माँ बाप की चुगली भी आप अपने भाई या बहन से ही कर सकते हो, किसी और। इवन यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस टू योर हस्बैंड, इट्स योर ब्रदर और योर सिस्टर जिससे अपने माँ बाप की भी चुगली करते हो। चुगली, और वाकई करते भी हैं कि मम्मी हाँ माँ बाप से नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक भाई बहन होना जरूरी है। सेम कंडीशन आरती की भी मेरे साथ है। नथिंग अदर देन शांभवी, वो वैसा ही ध्यान रखती है मेरा जो आपकी नंद है, जो मेरी आरती। नंद है आरती। सेम, अगर घर पे कभी भी ऐसा उसको लगे कि कोई भी माहौल ऐसा क्रिएट हो सकता है जिससे भाभी को दिक्कत हो, भाभी परेशान हो या उसको आउट ऑफ द वे जाना पड़े, नहीं करेगी वो। कई सारे ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनसे भी दूर रखा होगा आपको। बहुत बहुत, मतलब आई वॉज सो रिलीव्ड कि वो 2 महीने घर नहीं गई, अपने ससुराल नहीं गई थी वो 2 महीने, मेरे पास ही थी। प्रोटेक्शन, लिटरली प्रोटेक्शन लेयर, परमानेंटली मेरी प्रोटेक्शन लेयर बन के रही है वो लड़की कि कोई कुछ कह तो दे, मुंह तोड़ दूंगी मैं, भाभी कोई कुछ कह तो दे ऐसे। और आप मतलब आपका ये था कि अब मुझे कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, अभी तो मैं शांत पड़ी, मुझे मैं नम हूँ। मैं आई उस समय तो कुछ सोचने समझने की शक्ति, समझने की हिम्मत, पर ये हिम्मत आपकी थी, ये मेरी जिसको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फ्रेंड और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, तो ये सपोर्ट था। ऑल्सो मेरी जो कजन जिसकी फोटो ये है ना, इसपे हम 3 लोग हैं। हाँ हाँ, तो इसमें मेरी आपकी बुआ की बेटी स्तुति नाम है। हाँ। तो मेरी बहन शांभवी और स्तुति, वो आरती मैरिड है, उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, ससुराल है, उसके हस्बैंड है, सास ससुर है, तो उसके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, एक दुनिया भी है। ये दोनों सिंगल हैं, तो हर शाम को फोन आ जाएगा, आओ चलो कॉफी पीने चलते हैं, आओ चलो ये करने चलते हैं। मैं जिस कैफे में सबसे पहले बार शुभम से मिली थी, मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी बहुत समय तक। तो वो कैफे का नाम क्या है? कपाई, अपने उधर आर नगर पे है शायद, किधर है कपाई पता नहीं, वो जेके टेम्पल के पास में है। अच्छा, वो लाजपत नगर उधर पड़ता है? जेके टेम्पल के पास पहले पड़ता है थोड़ा सा, कपाई करके, वहाँ हम पहली बार मिले थे। तो अब मैं 2-3 बार ये लोग मुझे कैफे के सामने से ले गई कि थोड़ा डर खत्म हो। हाँ, और किसी और कैफे में जाके बैठे हम लोग, क्योंकि आई एम फाउंड ऑफ कॉफी, तो मैं कॉफी, हाँ मैंने कॉफी पीती हूँ मैं। चाय आज तक मैंने शुभम ने चाय टेस्ट नहीं करी। कोइंसिडेंट हाँ। पहली बार हमने शुभम भी कह रहा क्या तुमने चाय नहीं पी आज तक? मैंने भी नहीं पी। सेम हो गया है ये तो हम दोनों फाउंड ऑफ कॉफी, तो हम दोनों कैफे हॉपिंग हमेशा से करते रहे। तो अब मेरी बहनों का काम है मुझे कैफे हॉपिंग करवाना, तो ले जाएगी, उसके बाहर से ले गई, नहीं रखता मैं, हिम्मत नहीं हो जाने। अब एक दिन बहुत हिम्मत करके मैंने बोला चलो कपाई चलते हैं। दे बोथ वेंट विथ मी, दोनों ने हाथ मेरा पकड़ के रखा, मुझे संभाल के रखा, मैं कांप रही थी लिटरली, मुझे संभाल के रखा, मुझे पकड़ के रखा। और इस तरीके से ये दोनों मेरे साथ खड़ी रहती है ना, कि मुझे पता है कि अगर मैं गिर रही हूँ तो ये संभाल लेंगे, तो मैं, जो आपकी बुआ की बेटी है और आपकी जो रियल सिस्टर है, ये दोनों इस तरीके से मेरे साथ खड़े रहते हैं। अभी 11 फरवरी को आई गॉट एंगेज्ड, 12 फरवरी को शादी हुई, तो 11 को। अच्छा, एंगेजमेंट आपकी जो पहले हुई थी, जो हमारे यहाँ गोद भराई बोला जाता है जिसको, हाँ गोद भराई परीक्षा, ये सब एक दिन पहले हुई थी, उसके अगले दिन शादी, वैसे ही होता है। और शादी कहाँ पे? शायद ओरछा, हाँ इट वाज डेस्टिनेशन वेडिंग, ओरछा में हुई थी। तो अब 11 फरवरी को क्या हुआ, माय सिस्टर वो अपने घर, मतलब मेरे घर पे थी, शामी मेरी बहन और मैं अपने घर पे, तो वो शी वाज क्राइंग। अब मैं भी परेशान हूँ तो मैं भी नहीं संभाल सकती, वो भी परेशान है तो वो मुझे नहीं संभाल सकती। तो आउट ऑफ नोवे स्तुति वीडियो कॉल करती है उसको, एंड उसने उठाया, शी सॉ टीयर्स इन हर आईज। उसका खुद का बिजनेस है स्तुति का, रैप अप करके वो बंदी फूल के
फ्लावर्स और बिस्किट्स चॉकलेट्स ये सब लेके पहुंच गई घर। मैं आ गई। मैं आ गई। क्या रो रही हो? पागल हो गई हो? रोना नहीं है अपने को। ये आपके जो है ना पिलर्स, दीज आर माय पिलर्स। तो इस वजह से मेरी बहनें, मेरे भाई जिनके बारे में आप हमारी पहले भी बात हुई थी, बाहर भी बात हुई थी जी, हाँ, प्रशांत जी के बारे में जी। और जबकि प्रशांत से मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो मेरे मुंह बोला भाई है। और मैं आपको इसकी एक इंसिडेंट बताऊंगी प्रशांत से, विच यू विल बी शॉक्ड। जिस इंसिडेंट पे लोग अपना परिवार अपने आप को सिक्योर करते हैं, ऐसी जगह से भागते हैं जहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ है, कश्मीर में किसी को बिना फ़ोन किए ये न्यूज़ उसने सुनी प्रशांत ने कि ये कश्मीर में हुआ है एंड शुभम के साथ ये हो गया है। वो जानते थे शुभम जी को? बहुत, मेरे शादी के रिचुअल्स। अच्छा, बहुत अच्छा बॉन्ड था शुभम और प्रशांत का जी। इसने ही डिडंट थॉट फॉर अ सेकंड, फ्लाइट बोर्ड करी श्रीनगर। नेक्स्ट डे श्रीनगर हमारे होटल के बाहर खड़ा हुआ। मैं नीचे हूँ। मैं नीचे हूँ नहीं, नीचे पूछ पाछ के रूम पे अंदर। 23 अप्रैल की बात बता रही हूँ, जिस दिन की हमारी वापसी की वहाँ फ्लाइट थी। 22 को ये घटना हुई है, रात में 7:30-8 बजे ये न्यूज़ ब्रेक हुई है। उसने ये न्यूज़ देखी, इसने तुरंत फ्लाइट बोर्ड करी, श्रीनगर पहुंचा और हमारे होटल में रूम के बाहर किसी को बिना बताए। लोग भागते हैं ऐसी जगह से, अपने घर वाले नहीं आते हैं ऐसी जगह, सगे संबंधी भी भूल जाते हैं, संबंधी नहीं आते हैं। एंड दिस गाय ही वाज स्टैंडिंग राइट देयर। तो आज भी वो है स्टैंडिंग लाइक दैट। तो वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई है सीरियसली। और मुझे बड़े भाई की भगवान ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये है। ये भगवान ने पहले से ही सोच के रखा था कि ये भाई दे रहा हूँ, हाँ, टेंशन मत लेना। हाँ। और पापा, शुभम के पापा और शुभम के जीजा, ये दो लोग शुभम को लेके आए थे, मतलब बॉडी। हाँ, और वो साथ में आए उनके कि ये दोनों को भी संभालने के लिए तो कोई तीसरा चाहिए, तो ये उनके साथ आया कि मैं उनके साथ आऊँगा। क्या रिश्ता है ये, रिश्ता भगवान बनाते हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो चीजें कहने को है कि खून के रिश्ते सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, नहीं, आपके मन के रिश्ते सबसे जो आपके साथ खड़े रहें वही आपके क्लोज हैं। ऑल्दो मेरी पूरी फैमिली, शुभम की पूरी फैमिली पूरी तरीके से खड़ी रहती है, लेकिन ये गिन चुन के ये 2-4 नाम ऐसे हैं जो आपके दिमाग में क्या मुंह में हमेशा ही रहे। मुझे पता है कि अगर मैं परेशान, मेरे उसमें जो लिस्ट होती है ना, फेवरेट्स की लिस्ट, उसमें नंबर भी उन्हीं लोगों का ही है, उन्हीं लोगों का नंबर है। और इसमें सबसे पहला नंबर शुभम का है, जो ना मैंने हटाया, ना मेरे से हटाया जाएगा और ना हटेगा कभी, ना वो हटेगा। और मुझे पता है वो नंबर अब किसी और के पास चला गया होगा, लेकिन अब नहीं हटा सकते हैं, वो हिम्मत ही नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में आप हस्बैंड लिख के नंबर डाल दो, उसमें हस्बैंड करके शुभम का नंबर पड़ा हुआ है। ये कुछ चीज ऐसी हैं जो झुटलाई नहीं जा सकती हैं, पर सत्य हैं, है ना? सच है, सच तो देखो सबसे बड़ा चीज सत्य है, लेकिन अब आप अपना एक डिल्यूजन बना लेते हो जिसके साथ आप जीते हो। ये वो डिल्यूजन है जिनके साथ मैं जी रही हूँ। ऐसे कई लोग होंगे जो जिनके हस्बैंड नहीं हैं या कुछ भी ऐसी परिस्थिति, उनको कैसे सलाह देंगे कि वो कैसे इससे बचाव करके आगे बढ़ें? कोई भी चीज़ इतनी आपके लाइफ में अच्छी नहीं हो सकती कि जो आपका दर्द खत्म कर दे। आपके पति के खोने का, एक लाइफ पार्टनर, पति पत्नी दो जो भी, एक लाइफ पार्टनर के खोने का दर्द कोई भी चीज़ उसको रिलीफ नहीं दे सकती, कोई भी चीज़। लेकिन बहुत बड़ा सच ये है कि ज़िंदगी आगे चलती है, आप जी रहे हो। अब जीना कैसे है वो आप पे डिपेंड, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी सोच ये है कि मुझे खुशियाँ ढूंढनी है, हर जगह, हर समय, हर सिचुएशन में खुशियाँ ढूंढनी है। वो 1.1% भी खुशी दिख रही होगी ना, तो मैं वो पकड़ के चलूँगी। और यही हर इंसान को करना चाहिए कि हर हमेशा। और मैं प्रेमानंद जी से भी जब मिली थी ना, प्रेमानंद जी महाराज से, तो उन्होंने भी मुझसे जाते जाते, जबकि जब आप निकल रहे होते हो उनसे मिलके ना, तो आप राधे राधे करो, वो ऐसे कर देते हैं, बट ही उन्होंने रोक के मुझे ऐसे देख के मुझसे उन्होंने बोला, खुशियाँ ढूंढो। आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने मुझसे कहा, बच्चा खुश रहो, खुशियाँ ढूंढो।
बहुत बड़ी बात है। शुभम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे। He was crazy about my smile. आप खुश ही रहा करो, तो आप रोया मत करो, क्योंकि आप जितनी बार आप रोते हो ना, अब मुझे सोचिए, मैं आपसे कोई कनेक्शन नहीं था, पर आपके आंसू आए, मुझे भी अपने आप आंसू आ गए, और आप हंसती हुई खिलखिलाती हुई बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू। क्रेजी अबाउट माय स्माइल। यार हंसती है तो क्या प्यारी लगती है ऐसे बोलते थे। तो लाइफ में खुशियाँ देखो ढूंढनी पड़ेगी, वो चाहे भक्ति में मिले, चाहे किसी के लिए कुछ करने से मिले, चाहे अपने परिवार के साथ रहने में मिले, कैसे भी मिले। और इसमें कोई आपको जज कर रहा है तो उसकी ऐसी की तैसी। गुड। सच बात, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आप अपनी लाइफ के हीरो या हीरोइन हो, आप डिसाइड करोगे। यू आर द डिसाइडर, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आपके अलावा और कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। तो अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तो ऐसी तैसी में जाए वो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने टर्म्स में, अपनी खुशियां ढूंढते हुए जीना चाहिए। इंसान को आगे बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ो। इंसान को नहीं बढ़ना है, मत बढ़ो। रोना है, हंसना है, घूमना है, फिरना है, क्लबिंग करनी है, पार्टी करनी है, भक्ति करनी है, जो करना है, जिसमें आपका मन गवारा करे, खुश हो, वही करना चाहिए। दुख तो ऐसी चीज है जो लाइफ में रहेगी, तो खुशियां ढूंढो, वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज आपने सुना ऐशानिया शुभम द्विवेदी जी को, उनकी कहानी सुनी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको उनकी कहानी से क्या सीखने को मिला। और ऐशानिया शुभम द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पॉडकास्ट में आके आपने अपनी कहानी साझा की लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, एंड यू आर डूइंग अ गुड वर्क। आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों की सच्चाई, लोगों के बारे में बता रहे हो लोगों को। इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग वर्क। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।